हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशु छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ गवर्नमेंट कॉलेज में। आज मैं एक ख़ास तरह की बात आपसे करूँगा कि हम कैसे किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। इनफैक्ट चाहे एकेडमिक एग्ज़ाम हो, चाहे प्रोफेशनल एग्ज़ाम हो, चाहे आपका कंपटीशन एग्ज़ाम हो, आप उसे कैसे क्रैक कर सकते हैं। ये वीडियो मैं शुरू करूँ उससे पहले जैसे ऐसे ही बताता हूँ, मुझे मूवीज़ बड़ी पसंद है और मूवीज़ में मुझे शाहरुख खान बहुत पसंद है। तो एक बार मैं उनका इंटरव्यू सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं फ़िल्में 3 पर्पस के लिए करता हूँ। एक फ़िल्म तो करता हूँ मैं धन के लिए, धन यानी मनी। दूसरी पिक्चर मैं करता हूँ फ़न के लिए, मज़े के लिए। और तीसरी पिक्चर मैं करता हूँ मन के लिए। यानी मैंने लगा भी है मुझे कि वो बिल्कुल ये बात सही कह रहे हैं, क्योंकि अगर आप पूरा शाहरुख खान का कैरियर देखेंगे तो उसमें हर तरह की फिल्में हैं। कुछ प्योर कमर्शियल फिल्में हैं और कुछ स्वदेश जैसी फिल्में भी हैं जो वो बिल्कुल उन्होंने अपने दिल से बनाई हैं। खैर, मैं यहाँ शाहरुख खान पे चर्चा नहीं करने वाला। मैं बेसिकली आज ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये मेरे मन से वीडियो बना रहा हूँ, और ये केवल कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, क्योंकि मैं पर्टिकुलर वैसे कॉमर्स से हूँ, लेकिन ये किसी भी तरह का एग्ज़ाम लगा रहे स्टूडेंट्स के लिए, और ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप पूरा वीडियो सुनिएगा, थोड़ा लेंदी रहेगा, बट अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं या अपने किसी खास को चाहते हैं कि वो बिना स्ट्रेस के, बिना ज़्यादा तनाव लिए एग्ज़ाम क्रैक करे, तो आप उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए मैं शुरू कर लेता हूँ। अब बात शुरू कर लेते हैं। ओके, हमारे देश में बहुत सारे कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं, ये आप जानते हैं। यूपीएससी के एग्ज़ाम हैं, क्लैट के हैं, नेट, एसएससी, मेडिकल, आरआरबी, गेट, बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। अब क्रैक करें, एग्ज़ाम को क्रैक करें, उसके लिए पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि क्रैक करना ही क्यों है। कैसे से ज़रूरी जो चीज़ है ना, वो है क्यों। ठीक है, कुछ रीज़न बहुत क्लियर बताता हूँ। एक तो ये कि अगर आप कोई कंपटीशन एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे तो आपको जॉब मिल जाएगी। जॉब ये आपकी ड्रीम जॉब हो सकती है। हो सकता है आप बचपन से ही कलेक्टर बनना चाहते हो, बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहते हो, या आपने अपने घर में किसी को देखा हो कि वो सीए हैं, खूब पैसा कमाते हैं। किसी भी रीज़न से, पावर के लिए, फेमस होने के लिए, बहुत सारी रीज़न है। मैं अभी रीज़न पे वन बाय वन आऊँगा। तो एक तो ये है कि एग्ज़ाम आपको इसलिए क्रैक करना है कि आप अपनी ड्रीम जॉब पा सकें। अगर आपका कोई ड्रीम जॉब है तो हो सकता है वो सोसाइटी को सर्व करना आपका ड्रीम हो सकता है पावर हासिल करना, या हो सकता है फेमस होना आपका ड्रीम हो। इसके बाद जॉब लेने का फ़ायदा ये होता है, देखिए मैं कतई ये नहीं कह रहा कि जॉब लेना ही एकमात्र तरीका है दुनिया का। पैसे कमाने के बहुत तरीके हैं, जॉब से कमा सकते हैं, बिजनेस से कमा सकते हैं, और भी तरीके हैं। लेकिन ये पर्टिकुलर वीडियो मेरा जो है वो किसी जॉब को हासिल करने के लिए है, और ये भी कि किन तरीक़ों से अपन एक एग्ज़ाम को क्रैक करके अपनी जॉब ले सकते हैं। उससे पहले मैं इस बात पे आ रहा हूँ कि देखिए, जब आपको एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं, जॉब ले लेते हैं, तो आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलती है। आप एक सिक्योर हो जाते हैं। जैसे भाई साहब डॉलर के ऊपर सुकून से मेडिटेशन कर रहे हैं ना, आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक फ़िक्स अमाउंट हर महीने आपके खाते में क्रेडिट होगा। ज़िंदगी में जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं ना, उसमें से एक ज़रूरी चीज़ होती है सुकून, मेंटल पीस। और वो मेंटल पीस आपको बिल्कुल मिल जाता है। आपको हर दिन कुआं खोदने की ज़रूरत नहीं है, हर दिन नया काम ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि मैं ग्रोथ के बारे में भी बात करूंगा, लेकिन आपको डे टू डे हसल में फंसने की ज़रूरत नहीं है। एक फिक्स्ड अमाउंट आपका आता रहेगा। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलती है जॉब से। मैं 50 से ज़्यादा, वैसे तो मोटे तौर पे 10 आइडियाज़ हैं, पर उसके अंदर और करेंगे तो मैं छोटे छोटे 50 आपको टिप्स दूंगा कि आप कैसे किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। और ये लगभग मेरे दिल से हैं। ठीक है, या मैंने अगर मैं ऑलमोस्ट 40 साल का होने लग रहा हूँ जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, तो मैंने और तो 20 साल तो पढ़ाई की है। हालांकि मैंने कोई ऐसी बात नहीं है, सब लोग ही जनरली इतनी पढ़ाई तो करते ही करते हैं, तो वहीं से ये इंस्पायर्ड है। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलती है। इसके बाद सर बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो है सोशल रिकॉग्निशन। एक्चुअली क्या होता है, देखो आप टैलेंटेड हैं, आप होशियार हैं, लेकिन
सोसाइटी उसे तब मानती है जब आप किसी पोस्ट पे आ जाते हैं। जैसे मैंने जब अपना कैरियर शुरू किया था तो कोचिंग से स्टार्ट किया था। तो पहले मैं बीकॉम भी नहीं हुआ था और मैंने कोचिंग स्टार्ट कर दिया था। तो लोग उसे इस तरह लेते हैं कि मजबूरी रही होगी, ज़रूरतमंद रहा होगा, और लगभग ये बात सच भी थी, इसलिए कोचिंग करा रहा है। उसके बाद मैं ग्रेजुएशन हुआ तो थोड़े स्टूडेंट्स और बढ़ गए। उसके बाद मैं सीए हो गया तो स्टूडेंट्स और बढ़ गए। मैंने सीए होने के बाद भी कोचिंग जारी रखा था। कहने का मतलब यह है कि आपको फिर सोसाइटी रिकॉग्नाइज करने लग जाती है। सोसाइटी यानी अगर आपके पास कोई डिग्री है, और आजकल फिर डिग्रियाँ थोड़ी थोक के भाव में मिल रही हैं, तो डिग्री नहीं, आजकल का अगर आप किसी जॉब पे आ जाते हैं ना, तो आपके समाज में, परिवार में प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। ठीक है, इसलिए भी जॉब लेनी चाहिए। इसके बाद सच बात तो ये है कि सर पैसा बहुत बड़ी चीज़ है। जब जॉब से पैसा आता है ना, तो आपकी 80% प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। कहते हैं ना कि बाकी बॉडी में कोई विटामिन हो चाहे नहीं हो, विटामिन एम की कमी नहीं होनी चाहिए, और विटामिन एम है मनी। और वो सारी प्रॉब्लम, सारी तो नहीं, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स का वो सोल्यूशन है। और मैंने एक किताब लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें मैंने एक बात लिखी है कि पैसे का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वो आपको पैसे की चिंता से मुक्त कर देता है। मैं रिपीट करता हूँ, पैसे का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वो आपको पैसे की चिंता से मुक्त कर देता है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम हैं वो सॉर्ट आउट हो जाते हैं। इसलिए भी मैं बार बार दो बातें कहूँगा, इसलिए भी आपको एक एग्ज़ाम क्रैक करना चाहिए और एक जॉब हासिल करनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद पैसा खुदा तो नहीं, माना कि पैसा खुदा तो नहीं, पर खुदा की कसम पैसा खुदा से कम भी तो नहीं। ये बात है। अगर आप धरती पे हैं तो आपको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहने वाली है। जो ये कुछ बातें करते हैं ना लोग कि क्या लेके आए थे और क्या लेके जाएंगे, ये लफाजी बातें हैं, फालतू बातें हैं। तो इसका रीज़न भी बहुत सिंपल है। जब आप आए थे, ठीक है, और जब आप गए हैं, इसके बीच में मान लेते हैं अगर 80 साल का समय है, और 80 साल में से अगर शुरुआती 20 साल हम कह दें कि हमारे माँ बाप पे हम डिपेंडेंट होते हैं, तो पीछे के 60 साल तो हमको ही देखना है। भूख हमें हर दिन लगती है, रोटी हमें हर दिन चाहिए होती है, कपड़ा हमें रोज़ पहनना होता है, घर पे छत भी चाहिए, और फिर बहुत सारी बातें वो आप समझते हैं। तो ये जो क्या लेके आए थे और क्या लेके जाएंगे, उसके बीच के जो 60, 70, 80 साल है ना, उसका भी तो कुछ जुगाड़ करना है ना। इसलिए एग्ज़ाम क्रैक करनी है, जॉब लेनी ज़रूरी है। और इसके बाद एक रीज़न जो मैं बहुत ज़रूरी मानता हूँ, जब आप एक जॉब ले लेते हैं, इनिशियल जॉब, छोटी सी आप एक जॉब ले लें। देखिए, अगर आपका बड़ा ड्रीम है तो मैं बड़ी ड्रीम पे ही बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप, कई बार एक स्ट्रैटेजी ये भी होती है कि सम हाउ पहले एक छोटी एग्ज़ाम क्रैक कर लो, जॉब ले लो, और फिर उसे एक प्लेटफॉर्म, एक लॉन्च पैड की तरह यूज़ करो और अपनी जर्नी को स्काई रॉकेट करो। मतलब क्या? मतलब मान लीजिए मैं एक छोटा सा कोई जॉब ले लिया, और मान लीजिए आज के भाव में, जब मैं 2023 में ये वीडियो बना रहा हूँ, तो मान लीजिए कि 20-25 हज़ार वाली जॉब ले ली, 15-20 हज़ार वाली ले लो, और छोटी जॉब ले ली। वो जॉब मैंने ले ली, और फिर मैं क्या करूँगा, साइड बाय साइड मेरी बड़ी जॉब के लिए या मेरी ड्रीम जॉब के लिए मैं ट्राई करता रहूँगा। तो इससे क्या होगा, ये जो पैसे आएंगे, इससे मैं कुछ कोर्सेज खरीद पाऊँगा, कुछ किताबें खरीद पाऊँगा, और तैयारी, कुछ कोचिंग्स ले पाऊँगा, लाइब्रेरी ज्वाइन कर पाऊँगा, जो तरीके हैं। ठीक है, अभी मैं तरीकों पे तो अभी आऊँगा, लेकिन आप एक बड़ी ड्रीम को हासिल करने के लिए इस छोटी जॉब को एज अ लॉन्च पैड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं इस मेन टॉपिक पे जिसके लिए आप ये आए हैं या वीडियो सुनना चाहते हैं। पहला तो ये होता है कि आपका साहब पढ़ाई में मन नहीं लगता, कि सर सब ठीक है, आपकी सब बातें समझ में आती है, और हमें ये पहले ही पता था कि हमें जॉब क्यों लेनी चाहिए, लेकिन बात तो सर हकीकत ये है कि हमारा पढ़ने में मन ही नहीं लगता। मैं इस पे आता हूँ, उसको डिकोड करते हैं कि पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता। आइए, अब हकीकत बात ये है कि आप जॉब करना ही नहीं चाहते, कुछ और करना चाहते हैं, और आपके पास साधन है। मतलब जो लोगों का पढ़ाई में मन नहीं लगता ना, वैसे तो बहुत सारी कैटेगरी हो सकती है, पर मेन कैटेगरी ये होती है कि पहले तो वो बंदे होते हैं जिनके पास खूब भगवान की दया होती है, और उनके ऊपर खूब पैसा उनके पास होता है, और चूँकि खूब पैसा होता है और पढ़ाई में उनका मन भी नहीं लगता, और वो
जॉब वॉब करना भी नहीं चाहते, वो अपना स्टार्टअप या वेंचर करना चाहते हैं, तो आपके लिए सीधी सी सलाह है, ये वीडियो स्किप करो, कोई मतलब नहीं है। आप अपना जो ड्रीम है, जो अपना बिजनेस है, उसे अपने उस पैशन को फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है। जॉब बहुत सेफ गेम है, ठीक है। नौकरी से आप एक अच्छी ज़िंदगी काट सकते हो, लेकिन नौकरी से बहुत ज़्यादा आप अमीर नहीं बन सकते अनलेस आप उल्टे सुलटे धंधे नहीं करो, और उल्टे सुलटे काम तो करने ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो पैसा भी किसी काम का नहीं होता। तो वो बात छोड़ो, मैं खुद बहुत बिजनेस के फेवर में हूँ। मैं हमेशा एक बात कहा करता हूँ, जो कि बड़े बुजुर्ग कहा करते हैं कि उत्तम कृषि, मध्यम व्यापार, निम्न चाकरी। ऑल्दो में वीडियो उत्तम कृषि मतलब खेती सबसे अच्छी है, खेती करना सबसे अच्छा है, और मैं मानता हूँ, अगेन मैं इस चीज़ को भी मानता हूँ, क्योंकि एक दाने से 1000 दाने पैदा करने की क्षमता केवल खेती में है। मध्यम व्यापार, सेकंड लेवल पे व्यापार, जैसे आजकल फैंसी नामों से स्टार्टअप, वेंचर, इस तरह के नाम पुकारे जाते हैं, बट एंड ऑफ द डे वो बिजनेस ही है, जहाँ कोई अपना प्रोडक्ट या सर्विसेज देते हैं, वो मैं बहुत अच्छा मानता हूँ। और तीसरे नंबर पे होता है चाकरी, यानी नौकरी करना। हालांकि नौकरी में कुछ सुविधाएं होने की वजह से बहुत लोग अब नौकरी पसंद होने लग गए हैं, तो कैसे एग्ज़ाम क्रैक करें मैं उसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपका बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट है या आप अपना पैशन फॉलो करना चाहते हैं, तो गो दैट, इस वीडियो को भी छोड़ दो और अपना उस धंधे के लिए सोचो। कभी मैं एक धंधे पे भी वीडियो बना दूंगा, बिजनेस पे, ठीक है। चलो, अब आते हैं दूसरे तरह के स्टूडेंट। ये स्टूडेंट वो होते हैं जिनको नौकरी चाहिए, या तो अपनी गरीबी या मुफलिसी की वजह से उनको नौकरी चाहिए। देखिए, मैंने कहा ना, ये वीडियो मैं बहुत मन से बना रहा हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा फिल्टर करने के मूड में नहीं कि सर ये गरीब जैसे वर्ड मत बोला करो, नहीं, मैं बिल्कुल आपसे हार्ट टू हार्ट वाली बात कर रहा हूँ। देखिए, आपको जॉब क्यों चाहिए कि हो सकता है कि फाइनेंशियली भगवान की आपके ऊपर मेहरबानी नहीं है, आप गरीबी या मुफलिसी में हैं और आपको जॉब चाहिए, तो ये बहुत वैसे एक अच्छा साइन है, बहुत अच्छा साइन है जॉब लेने के लिए। प्रॉब्लम मैं उनके साथ मानता हूँ जिनके घर में थोड़ा पैसा अच्छा है और उनको जॉब की इतनी बुरी तरह से ज़रूरत नहीं है, उनको मोटिवेट करना मुश्किल है। आपके पास जो लोग गरीब हैं या कम पैसे वाले हैं, उनके लिए तो एक ऑटोमेटिक नेचुरल वजह है कि उनको तो एग्ज़ाम क्रैक करना ही चाहिए। तो मैं अब उनके ऊपर बात कर रहा हूँ। तो अब अपन बात उनकी कर रहे हैं जिनको किसी न किसी रीज़न से चाहिए। इफ़ यू हैव चॉइस द बेस्ट, चूज़ द बेस्ट, सॉरी, इफ़ यू हैव चॉइसेस, चूज़ द बेस्ट, इफ़ यू हैव नो चॉइस, डू योर बेस्ट। वेल, चॉइस है, जैसे मैंने इससे पहले वाले में बताया कि अगर आप बिज़नेस कर सकते हैं, आप चॉइस ले सकते हैं, किसी टैलेंट में, स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, जाइए। लेकिन अगर आपके पास कोई चॉइस नहीं है, तो अब आप जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से करिए, ठीक है। तो अब बहुत अच्छे से कैसे करेंगे, लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स। अब मैं मोटे तौर पे आपको 10 उपाय बताने वाला हूँ, और सबसे पहले बेसिक या फाउंडेशन बातों से अपन स्टार्ट करेंगे। छोटे छोटे टिप्स आएंगे, मैं उनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा। वीडियो लंबी हो सकती है, आपकी मर्जी जितना सुने, पर अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं या आप किसी का चाहते हैं कि सही में भला हो जाए, तो ये वीडियो बहुत काम की है, ठीक है। शुरू करते हैं। वेल, पहला जो उपाय आ रहा है, मैं चाहता नहीं था कि कुछ भी मैं भूल जाऊं। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, सुखार्थनः कुतो विद्या, विद्यार्थनः कुतो सुखम, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, ये संस्कृत का श्लोक है और मैंने उसकी केवल एक पंक्ति ली है। सुख चाहने वाले से विद्या दूर रहती है और विद्या चाहने वाले से सुख दूर रहता है। ये बात आप क्लियर कट समझ लीजिए, और जितना जल्दी समझ लेंगे उतना बेटर है। कि पढ़ाई के अंदर माथा दुखता है, दर्द होता है, परेशानी होती है, अच्छा नहीं लगता है, ये सब इसके अनिवार्य तत्व हैं। पढ़ाई चीज़ ही ऐसी है कि वो होशियार से होशियार बच्चे को भी अच्छी नहीं लगती है। आप मुझे होशियार बच्चा मान सकते हैं, क्योंकि मैं अपनी स्कूल शिक्षा में कक्षा में प्रथम रहता था, नगर में भी प्रथम रहता था, 8वीं और 10वीं 12वीं सब में ऑलमोस्ट मैं फर्स्ट ही आया, सिटी में, नॉट जिले में। उसके बाद मैं कॉलेज गया तो कॉलेज में भी फर्स्ट आया। खुद का भी प्रचार कर लूँ, CA का एग्ज़ाम लगाया तो पहले अटैम्प्ट में क्लियर हुआ। टफ़ एग्ज़ाम माना जाता है, इंडिया के 5 टफेस्ट एग्ज़ामों में से वो है, तो पहले प्रयास में क्लियर किया। और उसके बाद जब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बना, वो भी मैंने पहली बार में ही क्लियर किया, और पूरे राजस्थान में मैंने 5th रैंक हासिल की और अपने सब्जेक्ट में मैं फर्स्ट पे था।
मैं बताना क्या चाहता हूँ कि ये कहना मैं इसलिए चाह रहा था कि इवन मैं पढ़ाई वाला बच्चा रहा हूँ, लेकिन मुझे भी पढ़ना अच्छा नहीं लगता है। पढ़ना पड़ेगा क्या, अरे यार रहने देते हैं। ये सब बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं जो सब में हैं। अगर आप में ये सिम्टम है तो आप नॉर्मल हैं, आप इस धरती के ही हैं, ठीक है, कोई एलियन वेलियन नहीं है। लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जो लोग सुख चाहते हैं, आप सुख आप बहुत जानते हो, आराम से पिक्चर देखो, शाम को बगीचे घूमने जाओ, इसकी शादी, मौसी की शादी, मामी की चौथी पांचवी शादी हो रही है, करवाओ शादियाँ। पड़ोसी की शादी में 3-3 दिन लग रहे हैं, मज़े कर रहे हैं साहब। तो अगर आप मज़े चाहने वाले हैं तो आपको विद्या नहीं मिल सकती। और अगर, ठीक है ना, ये बात आप क्लियर समझ लीजिए। तो नॉलेज स्टे अवे फ्रॉम द वन हु वांट्स हैप्पीनेस एंड हैप्पीनेस स्टे अवे फ्रॉम द वन हु वांट्स नॉलेज। तो अब ऐसा नहीं है, ये केवल 4-5 साल का टेम्परेरी फेज है, क्योंकि अपने को 3-4-5 साल ही तो पढ़ाई करके एग्ज़ाम क्रैक करना है ना, या शायद मोस्ट ऑफ द केसेस में तो 1 साल या 2 साल ही पढ़ाई करनी है, उसके बाद तो मौज ही मौज है। तो ये बात आप क्लियर कट समझ लीजिए कि जो पढ़ने वाले या एग्ज़ाम क्रैक करने वाले हैं उनको बहुत अच्छा लगता हो, नहीं है। समहाउ उन्होंने क्या किया है, अपने दिल दिमाग पे काबू पा लिया है। उन्होंने इस चीज़ को समझा लिया है कि हमें 1 साल अपनी ऐसी की तैसी करवानी पड़ेगी अपने आप को। अब ये अपन अच्छे से कैसे कर सकते हैं, जैसे मैं नहीं मानता कि एक्सरसाइज करने वाले जितने लोग एक्सरसाइज करते हैं उसमें भी 90% को एक्सरसाइज पसंद होगी, लेकिन वो करते हैं। एक बड़े बेनिफिट के लिए आपको एक छोटा बेनिफिट या छोटा सुख छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। और फिर भी मैं बताऊँ, जिम के साथ तो शायद प्रॉब्लम है कि वो उम्र भर करने वाली चीज़ है। पढ़ाई के साथ तो क्या है कि आप 1-2 साल पढ़ाई करो, उसके बाद मस्त मौज मनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। खैर अब आते हैं टिप्स के ऊपर। तो एक ये है कि पूरा सिलेबस कवर करें। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये गलती ही मैं मानता हूँ, कि जैसे मान लीजिए कि किसी सब्जेक्ट के अंदर 50 चैप्टर हैं, तो 50 चैप्टर में पहले खुद ही छांट लेंगे कि मैं ये 40 ही करके जाऊँगा और 10 नहीं करके जाऊँगा, यानी वो 80% सिलेबस करते हैं और 20 चैप्टर को, जैसे 50 में से 40 हुए, और 10 चैप्टर को पूरे छोड़ के जाते हैं। मैं कहता हूँ अगर बाय द वे ऐसा ही है, किसी रीज़न से आपको 80% सिलेबस ही करना है, तो फिर आप ये करो कि हर चैप्टर का 80% पार्ट पढ़ो। समझे मेरी बात? सारे चैप्टर हैं, सारे के सारे चैप्टर टच करने हैं, और उस चैप्टर में मान लो एक चैप्टर के अंदर मान लो 10 क्वेश्चन है, तो आपको 8 क्वेश्चन लगाने हैं, 2 क्वेश्चन मत लगाओ। 10 पैराग्राफ है तो आप 8 पढ़ो, 2 मत पढ़ो। पर किसी चैप्टर को पूरा मत छोड़ो, क्योंकि कई बार क्या होता है, और कई बार तो छोड़ो, अब यही होता है कि कंपटीशन एग्जामों में वाइड कवरेज दी जाती है। किसी चैप्टर में से सारे या भर के क्वेश्चन नहीं दिए जाते, उसकी जगह जनरली ये होता है कि पूरे सिलेबस को कवर करते हुए क्वेश्चन बनाए जाते हैं। और एग्जामिनर भी जानता है कि बड़ा सिलेबस है, लंबा सिलेबस है, तो वो कई चैप्टर में से तो बहुत बेसिक क्वेश्चन उठा लेते हैं। मतलब जहाँ से चैप्टर शुरू हो रहा है वहीं की बस स्टार्टिंग पैराग्राफ में से ही कोई क्वेश्चन बना के वो दे देते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो गलती आप करते हैं ना कि 50 में से 40 चैप्टर करने हैं, मैं इनको बस अच्छे से कर जाऊंगा, 10 में छोड़ के जाता हूँ, होगा जो देख लूंगा। अब होगा जो क्या देख लेगा, जब तूने वो चैप्टर ही नहीं देखा तो उसका देखेगा क्या? वो या तो तेरा गलत जाएगा, उसमें तेरे को क्लू तक नहीं लगेगा। इसके बजाय वो अप्रोच, अगर छोड़ना ही है तो वो अप्रोच ज़्यादा अच्छी है कि मैं 50 के 50 चैप्टर करूँगा और फिर मैं उस चैप्टर को पूरा नहीं करूँगा, उसका 80% पार्ट कर लूँगा। हो सके तो पूरा ही करना चाहिए, लेकिन अगर आप ऐसा करने ही वाले हो ड्यू टू टाइम शॉर्टेज या बहुत बोरिंग पार्ट है, तो आप 20% ऐसे स्किप करें, ठीक है। इसके बाद है पानी, चॉकलेट, ड्राई फ्रूट अपने पास रखें। अब आप बोलेंगे सर ये कोई टिप है, ये कोई तरीका है, ये कोई सिंपल है? सर मैंने क्या कहा, ये बेसिक है। बेसिक से एक तो क्या होता है ना, अपन पढ़ते हैं तो एक होता है कि अपने को थोड़े देर में सर दर्द होने लग जाता है, होता है, मेरे साथ भी होता है, और मेरे साथ क्या, आप सबके साथ ही होता है। तो अपने को क्या करना है, पानी पीते रहना है। पानी पीते रहने से आपको एनर्जी मिलती रहेगी, ठीक है। दूसरा मेरा तरीका तो ये था, हालांकि उस वजह से दूसरे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, बट आप चॉकलेट ले लीजिए, ठीक है। अपने फ्रिज में आप तो डेयरी मिल्क या जो भी चॉकलेट आपको अच्छी लगती हो वो आप रख लीजिए। जैसे आपको थोड़ी थकावट सी लगे ना, थक गए हैं, याद होना बंद हो रहा है, किक नहीं मिल रही है, तो आप वो डेयरी मिल्क चॉकलेट खा लें, डेफिनेट आपको फ़ायदा करेगी। और एक तीसरा है ड्राई फ्रूट, ठीक है। ड्राई फ्रूट में आपका अखरोट हो गया, बादाम हो गया, और बाकी जो आपकी जेब अलाउ करती हो। अखरोट और बादाम बहुत बढ़िया रहते हैं, ये आप
इनको खाते रहिए बीच बीच में। रात को सोते समय खाइए, सुबह उठ के बादाम भिगो के खाइए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा वो करेंगे। ये हमें पता नहीं होता, लेकिन देखिए आपको खुराक देनी पड़ेगी, तो भोजन तो आप लीजिए, भोजन लाइट लीजिए जितना हल्का ले सकें। पानी अपने पास रखिए, बार बार उठना नहीं पड़े, टाइम ख़राब नहीं हो, पानी पीते रहिए। और ये चॉकलेट और ड्राई फ्रूट आप लेते रहिएगा बीच बीच में, और जब भी आपको थकावट महसूस हो तब चॉकलेट लीजिए, एनर्जी लीजिए। अगला उपाय ये है कि एंड रिजल्ट के बारे में सोचें। देखिए, जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे और बाकी लोग मौज मस्ती कर रहे होंगे तो आपको रह रह के लगेगा यार मैं क्यों पढ़ाई कर रहा हूँ, रहने देता हूँ। लेकिन आप हमेशा अपने दिमाग में एंड गोल रखिएगा कि आपको क्या हासिल हो जाएगा। जो मैंने शुरुआत में बताया ना, नेम, फेम, पैसा, पावर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सोशल रिकग्निशन, वो सब इतनी बड़ी चीज़ें हैं और इतनी लंबी चीज़ें हैं, ये लंबे समय तक चलने वाली चीज़ें हैं। आप उसको हमेशा दिमाग में रखिएगा। इसके बाद ये है समय पे तैयारी शुरू करें। देखिए अब बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, और ये जो फेल हो जाने वाले हैं ना अधिकतर लोग, उनकी मेन वजह होते हैं। हालांकि देखिए आप एक बात समझ लीजिए, अगर 200 पोस्टें हैं और 10,000 फॉर्म हैं तो ये बात है कि 9,800 को तो रह ही जाना है, ये बात सच है। लेकिन आप रह जाएं उसकी वजह आपकी लापरवाही या आपकी अज्ञानता नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं आपको कहना हूँ कि आपको जो तैयारी है ना वो टाइम पे स्टार्ट करनी चाहिए। मतलब क्या, बहुत सारे लोग गलती करते हैं, जब नोटिफिकेशन निकल जाएगा तब पढ़ाई करते हैं। कुछ तो इतने महारथी होते हैं कि नोटिफिकेशन आने पे भी नहीं पढ़ाई करते। वो जब क्या बोलते हैं एग्ज़ाम की डेट डिक्लेयर हो जाती है ना, तब वो पढ़ाई करना शुरू करते हैं, तब वो जूते के लेस बांधेंगे, तब वो कोर्स खरीदेंगे। नहीं, मैं तो कहता हूँ नोटिफिकेशन आने का भी इंतज़ार मत करो, आप पुराना ट्रेंड समझो। अगर आप होशियार बच्चे हो तो ट्रेंड समझो। जैसे मैं एक बताता हूँ, हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम का ट्रेंड है कि जनरली 5 साल में एक बार होता है। अब कॉलेजेस बहुत खुल गई हैं तो अब 2.5 साल 3 साल में भी एक बार होता है। स्कूल लेक्चरर का ट्रेंड है कि हर 5 साल में 2 भर्तियाँ होती हैं। तो आपको पता है कि पिछली कब हुई थी, तो एक आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कब होगी, ये लगा सकते हो। मैं तो कहता हूँ तब से ही पढ़ना शुरू कर दो। अगर आप 6 महीने पढ़ के एग्ज़ाम क्रैक करते हो और इसकी जगह अगर आप 16 महीने पढ़ के एग्ज़ाम क्रैक करते हो, दोनों में शाबाशी बराबर मिलनी है। अगर आप ये सोचते हो कि नहीं 6 महीने एग्ज़ाम करके क्रैक कर दिया या 2 महीने तैयारी करके क्रैक कर दिया तो मेरे को वहाँ ज़्यादा शाबाशी मिलेगी, नहीं सर। बहुत क्लियर समझ लीजिए, बड़ा भाई होने के नाते समझ लीजिए, किसी भी तरह समझ लीजिए, ना तो एग्ज़ाम क्रैक होने पे, कम महीने में क्रैक करने पे ज़्यादा सैलरी मिलती है और ना ही कोई ज़्यादा वाहवाही मिलती है। अखबार में आप ऐसी कटिंग भी देखेंगे कि 16 बार फेल होने के बाद ये बना है बंदा। आप बुरा मत मानिए, 16 बार वो अपने कर्मों से फेल हुआ। गरीब भी हो सकता है और वजह भी हो सकती है, जज्बे को सलाम है, लेकिन ये बहुत कोई शाबाशी की बात नहीं कि आप 16 बार फेल हुए। और ऐसा नहीं कि 17वीं बार वो पास हो गया तो उसको कोई तनख्वाह डबल मिलेगी या बैठने के लिए ऊंची कुर्सी मिलेगी या वर्किंग आवर्स कम मिलेंगे, कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट कुछ नहीं मिलता। मैं मान लीजिए 118 बच्चे थे जब एग्ज़ाम में थे, या जितने भी थे, मतलब मेरे टाइम में 48 थे, 48 सीट्स थी, ठीक है। तो मैं 5th आया और कोई 48th पे आया, दोनों की तनख्वाह बराबर है, कोई फ़र्क नहीं है। तो इसलिए आप ये समझिए कि मैं कहना ये चाह रहा था कि आप जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी समय पे शुरू कीजिए। मैं तो कहता हूँ समय से पहले शुरू कर दीजिए। अगर आपको पता है कि मेरे को इस डायरेक्शन में जाना है, ये एग्ज़ाम क्रैक करनी है, तो किसी भी तरह का इंतज़ार मत कीजिए। बस थोड़ा सा यूँ भी है कि ऐसी किसी भर्ती में मत घुस जाना है जिसका पता ही नहीं है, जिसका 7 साल 8 साल से पेपर नहीं हुआ। ऐसी भर्ती का नहीं बोल रहा हूँ, पर जिनका ट्रेंड है, उस ट्रेंडिंग भर्ती का तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। और इतना तो स्मार्ट इंसान को होना ही चाहिए। एक ये है कि अपने को केवल एक सीट चाहिए, ये बहुत सिंपल है। मैं ऐसे कोई ट्रिक्स एंड टिप्स नहीं बता रहा हूँ जो आपने नहीं सुने होंगे अपने गुरुजनों से वगैरह, लेकिन मैं एक कंसोलिडेटेड बता रहा हूँ आपको। वैसे तो मैं चाहता था कि एक एक टिप के ऊपर 1-1 मिनट की शॉर्ट क्लिप बनाऊँगा, पर मेरे को लगा कि नहीं यार, एक साथ होलसेल में ही दे देते हैं। तो पहली टिप सुनने के बाद दूसरी टिप मेरी ढूंढने के चक्कर में वो कुछ और ही ढूंढ लेगा, किसी और का ही नाश्ता कूदता डांस देखने लग जाएगा, ठीक है। तो एक बात ये ध्यान रखिएगा कि अपने को केवल एक सीट चाहिए। तो ऐसा
इसलिए कह रहा हूँ कि जब मैंने एग्ज़ाम दिया था असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो जैसे मैं अनरिजर्व्ड यानी जनरल कैटेगरी से आता हूँ, तो उसमें केवल 3 सीट्स थी, कुल सीटें 12 थी और अनरिजर्व के लिए शायद तक 3 सीटें ही थी, हाँ इतनी ही थी, और बाकी फिर महिलाओं के लिए भी होती है, इस तरह से थी। तो फिर भी मैंने एग्ज़ाम दिया और उस समय मेरे एक दोस्त ने जो रेलवे में लगा हुआ था, उसने मुझे कहा था कि यार अपने को क्या करना, 3 का क्या करना, अपने को तो एक ही चाहिए, तू तो जा एग्ज़ाम दे, तू तो सोच मेरी ही आएगी। और मैंने उसको एग्ज़ाम दिया, हालांकि किस्मत है बाद में सीटें बढ़ गई, सीटें टोटल बढ़ के 48 हो गई और हमारी जनरल की शायद 12 सीटें हो गई थी और मैं 5वें नंबर पे आया। शायद अगर मैं सीटें नहीं बढ़ती तो आप कह सकते सर आप बाहर हो जाते, मैं बिल्कुल हो जाता, लेकिन मैं फाइट पूरा किया और इस स्पिरिट के साथ किया कि मेरे को एक सीट चाहिए, मैं मेरी एक सीट लेके आऊँगा, दैट्स इट। तो यही सोचिए, ज़्यादा अपने को गुणा भाग करने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग बोलते हैं सर सीटें बढ़ाओ वगैरह वगैरह, इतना कुछ नहीं है। जिन सीटों पे आप लड़ाई करो, आपको लड़ाई लड़ने से पहले ही पता है, अपना बैटलफील्ड पता है, आपको पता है कि 250 गुना अभ्यर्थी फॉर्म आएंगे, एक सीट पे 200-200 फाइट है तो है एक। अब इसकी बात आई है, टीचर की बात माना करो या अपने छोटे भाई को सलाह कैसे दोगे और वही एडवाइस फॉलो करो। इसमें 2 बातें हैं, दोनों ही बता देता हूँ। एक तो ये है कि कई बार क्या होता है, अपन है ना जो सलाह होते हैं, चाहे मैं भी अभी दे रहा हूँ, मैं तो खैर यहाँ से दूर हूँ, 1 वे कम्युनिकेशन है। कई बार अपन है ना चीज़ों को या अच्छी चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, मतलब महत्व नहीं देते। हमारे जो गुरुजन रहते हैं, चाहे स्कूल के, कॉलेजेस के, चाहे कोचिंग सेंटर्स के, वो हमें अच्छी अच्छी सलाह देते हैं, हम उनको सुनते ही नहीं है। वह ठीक है, इनका तो काम है बोलना बकना, ये तो ऐसा। जबकि मुझे लगता है अधिकतर गुरुजन, खास करके अगर कोई सलाह दे रहे होते हैं तो बहुत उन्होंने जो अपने एक्सपीरियंस से निचोड़ देखा है ना। और कीप इट सिंपल वाली बात भी ध्यान रखा करो, हर चीज़ कॉम्प्लिकेटेड हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ चीज़ें सिंपल होती हैं, कुछ चीज़ें बेसिक ही होती हैं। तो हर चीज़ में कोई राज या सीक्रेट या कोई खुफिया बात होगी ऐसा नहीं होता। कुछ चीज़ें सिंपल होती है और ऐसे ही क्रैक होते हैं, ठीक है। मतलब कुछ ताले सरलता से ही खुलते हैं। तो जो आपको गुरुजन वगैरह बताए ना, आप उसको फॉलो किया करो। अगर उन्होंने कहा इसके नोट्स बना लो, ये इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लो, आप उसको अक्षरशः फॉलो करो। क्योंकि जिन रास्तों पे आप चलने की कोशिश कर रहे हो ना, वो उतने उन रास्तों पे चल चुके हैं और कितने लोगों को पार लगा लिया है, ठीक है। तो आप उनकी बातों को हल्के में मत लिया करो, ठीक है। ये मैं मेरी तारीफ की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जब स्टूडेंट था तो मेरे टीचर्स को मैं फॉलो करता था और मैं टीचर बन गया हूँ तो मैं चाहता हूँ कि आप फॉलो करें। दूसरी बात यह है कि सपोज़ करो आपके घर में आपका छोटा भाई होता, वो किसी एग्ज़ाम को क्रैक कर रहा होगा भी नहीं है तो कोई ना कोई तो आपको सीनियर मानता होगा, वो आपसे सलाह लेने आता है और आप सलाह देते भी होंगे। मैं कहता हूँ जो आपने उसको सलाह दी ना, अब आप उसको खुद फॉलो कर लो, काम हो जाएगा। सिंपल एज दैट। जो सलाह आप अपने यंगर वंस को देते हो वो सलाह आप फॉलो कर लीजिए। इट्स अ टफ थिंग बट हो जाएगा। ये बहुत सारे उपाय हैं, इसमें से एक उपाय भी आपको लग गया ना काम का, आप मुझे बताना नीचे, ठीक है। मैं जनरली नहीं चाहते तो यही है कि सारे वीडियो वायरल हो जाएं और ऐसा वैसा, लेकिन मैं कम से कम ये चाहता हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, क्योंकि पर्टिकुलर कॉमर्स के लिए भी नहीं है और ये चीज़ें आपको आसान करेगा, दिमाग में क्लैरिटी लाएगा। अगर आपके दिमाग में बस ये है कि मेरे को जॉब लेना है तो ये वीडियो सफिशेंट है। जैसे था ना, एक ही बंदा काफ़ी है, तो एक ही वीडियो काफ़ी है। फिर भी अगर आपको ऐसे शौक़ हो कि मैं और टिप्स एंड ट्रिप्स कबाड़ूंगा जुगाड़ूंगा, तो यूट्यूब खुला पड़ा है, उनका तो धंधा है। अच्छा लगे, जब लगे कि कंपटीशन एग्ज़ाम निकालना आसान नहीं है तो मांझी की सुने। मांझी पहाड़ थोड़े से भी मुश्किल है क्या? आप मांझी द माउंटेन मैन मूवी देखेंगे ना, उसमें एक पत्रकार होता है। मैंने कहा ना वीडियो लंबी होगी क्योंकि वीडियो काफ़ी दिल के करीब है, तो होने दो लंबी। तो उसमें माउंटेन मैन जो होता है मांझी, उस मूवी में एक पत्रकार होता है और बातें चलती हैं उनकी आपस में। तो मांझी उसको बोलता है कि तुम ऐसे नेताओं की दलाली करते हो, अखबार खबरों के साथ मैन्युपुलेट करते हो, इससे बढ़िया खुद का अखबार निकाल दो। तो वो जो पत्रकार रहता है, पत्रकार महोदय कहते हैं, अरे सर अखबार निकालना कोई इतना आसान काम है क्या? तो मांझी बोलता है उसको, पहाड़ थोड़े से भी मुश्किल है क्या? मतलब उसमें मांझी जो दिखाया है कैरेक्टर, वो उसकी पत्नी की डेथ हो जाती है हॉस्पिटल सुविधा ना मिलने की वजह से। तो जिस पहाड़ की वजह से देरी होती है, वो कहता है मैं इस पहाड़ को ही तोड़ के रख दूँगा, और फिर वो
पहाड़ से अपने छेनी हथौड़े से उस पहाड़ को तोड़ के रास्ता बना देता है। तो एक इंसान पहाड़ तोड़ के रास्ता बना सकता है, मैं कहता हूँ उससे मुश्किल तो कुछ भी नहीं हो सकता। आप सोचो एग्ज़ाम क्रैक करना क्या इतना मुश्किल होता है? आप सोचिए, अगर मैं आपको कह दूँ कि ये पहाड़ है, आपको हाथों से तोड़ना है, आप असंभव कह के छोड़ देंगे? मैं भी छोड़ दूंगा, ये ज़िंदगी क्यों गंवा दूंगा। लेकिन जब वो अगर इंसान चाहे तो वो काम कर सकता है, तो एक एग्ज़ाम क्रैक करना तो उसके आगे कुछ भी नहीं है, लिटरली कुछ भी नहीं है। ठीक है। इसके बाद है त्याग, साहस, उत्साह और धैर्य, है ना। तो आपको कोई मोहब्बतें पिक्चर का डायलॉग तो नहीं आ रहा? अनुशासन, परंपरा, ऐसा कोई डायलॉग तो याद नहीं आ रहा? वेल, ये 4 चीज़ें हैं सर। अगर आप एग्ज़ाम क्रैक करना है ना, मैं इनके बारे में ये करके आऊँगा कि ये सब क्या है, तो वहीं देख लेते हैं। चलिए, अब सबसे पहले है त्याग। अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है ना, तो आपको अपना आराम छोड़ना पड़ेगा। मेरी तो दिन में सोने की आदत है, मेरी तो शाम को बगीचे में टहलने की आदत है, आईपीएल का मैच तो मैं छोड़ ही नहीं सकता, तेरी मेरी उसका ये चल रहा है, तेरे को पता है उसका उसके साथ क्या चल रहा है। वो जो तेरी मेरी साहस बहू टाइप होती है ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, पता है भोकाल आई हुई है, हाँ, एक से एक पाताल लोक आई हुई है, असुर आई हुई है, ये सब मैं भी देखता हूँ। लेकिन अब देख रहा हूँ जब मैंने कुछ हासिल कर लिया है और अब मुझे मेरी डेली की दाल रोटी की चिंता नहीं है। आप भी ऐसा ही कीजिए। कुछ चीज़ों का क्रम होता है, उनको नहीं बदलना चाहिए, नहीं तो लाइफ दिक्कत वाली हो जाती है। तो कुछ दिन आपको हो सकता है 2 साल ओटीटी प्लेटफॉर्म छोड़ना पड़े, बाद में है ना जीवन भर पिक्चरें देखना, जीवन भर मस्ती, नेटफ्लिक्स फ्लिक्स जिसका सब्सक्रिप्शन लेना है, मज़े करो ना, पर पहले जॉब तो ले लो। और मैं तो सबका स्टेटस देखता हूँ, दिन भर में स्टेटस देखता हूँ, लाइक भेजता हूँ, फेसबुक है 50 को लाइक भेजता हूँ, 100 लाइक रोज़ के कमाता हूँ। क्या फ़र्क पड़ता है? तेरे 100 लाइक से, 1000 लाइक से घर में एक रोटी नहीं आ सकती, सीधी बात है, समझ ले। तो एक आपको इन सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। ये जितने भी है ना इंस्टा फेसबुक वगैरह, इनको कुछ समय के लिए आपको छोड़ना पड़ेगा। कुछ समय मतलब जब तक आप एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर लेते। क्लियर। से एक होता है साहस। एक आपके अंदर ये होना चाहिए, जब आपको ये पता है कि हर सीट पे 230-300 कैंडिडेट हैं, तो आपके अंदर एक है ना अंदर से करेज होना चाहिए कि मैं निकाल लूँगा। अगर आपको लग रहा है ना यार मेरा तो नहीं होगा, अंदर बहुत ज़्यादा ही आप खोखले हो, कमज़ोर हो, अंदर से आवाज़ ही नहीं बन पा रही है। हालांकि जानकारी से, तैयारी से आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा सकते हो, तो आपके अंदर एक करेज ज़रूर होना चाहिए कि मैं एग्ज़ाम क्रैक कर लूँगा, मैं आउट ऑफ द बॉक्स साबित होऊंगा, मैं इस रेस को जीतूंगा। ठीक है, आपके अंदर एक कर्ज साहस होना चाहिए। एक बात है उत्साह। बिना थके, बिना रुके, सर दर्द की गोली खाकर, ठंडे पानी से बार बार मुंह धो के भी पढ़ाई करने का उत्साह। एक आपके अंदर ना एंथुजियाज़म होना चाहिए कि मैं पढ़ाई करूँगा, मैं एग्ज़ाम क्रैक करूँगा। मैं तरीके बताऊँगा कि आप लगातार कैसे पढ़ें, लंबा कैसे पढ़ें। अगर आपको हेडेक हो रहा है तो पूरे दिन की पढ़ाई स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। सर दर्द की गोली लो, 1 घंटा सो जाओ, काम पे लगो। नींद आ रही है, उबासी आ रही है, मन नहीं लग रहा है, ठंडा पानी पियो, ठंडे पानी से मुंह धो, छांटे मारो, काम पे लगो। आपको लगेगा सर ये क्या है? ये बेसिक्स हैं, बहुत सिंपल है। आपको वो करना पड़ेगा जो दूसरे नहीं करना चाहते या नहीं कर पा रहे हैं, आपको वो करना पड़ेगा, तो ही आपका वो रिजल्ट आएगा जो दूसरों का नहीं आएगा। एज सिंपल एज दैट। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आपको लोगों से ज़्यादा मेहनत करनी ही पड़ेगी अगर आपको लोगों से ज़्यादा कुछ लाना है, हासिल करना है, तो दैट्स इट। ठीक है। धैर्य। एक ये होता है कि जो सब्र होता है ना, हमारे यहाँ कहते हैं, हमारे यहाँ तो क्या दुनिया में कहा जाता है कि जितने भी गुण होते हैं ना, उनमें सब्र सबका राजा होता है। जैसे फलों का राजा आम होता है ना, वैसे इंसान के अंदर सारे गुण हो ना हो, एक गुण जो बहुत ज़रूरी है वो होता है धैर्य, सब्र, पेशेंस। तो कितनी ही चीज़ें हैं, देखो पेपर लीक होते रहते हैं बहुत राज्यों में, सिलेबस चेंज हो जाता है कभी कभी एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम देना, रिज़ल्ट का वेट करना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इंटरव्यू की तैयारी करना, सेलेक्ट हो जाना, वेटिंग में होना, पोस्टिंग आना, यहाँ तक लंबा टाइम होता है। इस समय में आपको ना अपना धैर्य बनाए रखना होता है। बहुत बार अपन क्या होता है, इम्पेशेंट हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अन्याय हो रहा है तो होने दो,
बाकी इम्पेशेंट होने की ज़रूरत नहीं है। सिलेबस चेंज हो रहा है तो कि तेरे अकेले के लिए नहीं हुआ है, सबके लिए हुआ है। पेपर लीक भी खुदा ना खास्ता अगर हो गया है तो तेरे अकेले के लिए नहीं हुआ है कि नहीं सिस्टम ऐसा है, सब चोर हैं वगैरह। तेरे ऐसा ना चिल्लाने रोने पीटने से कुछ नहीं होगा। जब तक बड़ा आंदोलन नहीं हो तब तक कुछ नहीं होगा। तो तू उसको छोड़, अपना सब्र बनाए रख। पेपर का एक प्रोसेस होता है, भर्ती एजेंसी का एक प्रोसेस होता है। आपको अगर कोई चीज़ चाहिए तो आपको उसके लिए पेशेंस भी रखना पड़ेगा। आप सोचते होंगे, कई बार मैं सोचता हूँ कि जो क्रिकेटर होते हैं उनमें क्या बला का पेशेंस होता होगा। एक इंडिया टीम के लिए खेलना, मतलब खेलेंगे कितने, 11 लोग हैं, पर कितने ही लोग प्रयास करते हैं, डोमेस्टिक से खेलना शुरू करते हैं, अंडर 17 अंडर 19 से खेलना शुरू करते हैं, धीरे 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 सिलेक्टर्स की नज़र में आते हैं। फिर भी किस्मत के दिन पहला मौका मिला, फेल हो गए तो फिर 2 साल के लिए बाहर हो जाते हैं। एक फील्डिंग करते समय इंजरी हो जाए, एक साल के लिए बाहर हो जाते हैं। हर दिन परफॉर्म करना पड़ता है, गालियाँ खाते हैं, तालियाँ बटोरते हैं, कितनी चीज़ें हैं। तो अब फिर अपन तो बस ये देखते हैं कि विराट कोहली को एक ऐड के 25 लाख रुपए मिलते हैं, 50 लाख मिलते हैं, एक इंस्टा पोस्ट के इतने मिलते हैं। तो भाई उन्होंने कितनी अपनी ऐसी की तैसी करवाई है, वो तो अपन देखते ही नहीं है। ठीक है, तो सर अभी एक ये लास्ट बात है, ये अभी अपना फर्स्ट ही चल रहा है। ऐसे 10 पॉइंट है पर ये अपना फर्स्ट का 10th है। काबिलियत से ज़्यादा कोशिश और कोशिश से ज़्यादा भूख की ज़रूरत होती है। अब आप यूँ समझिए इस बात को। देखिए, हो सकता है आप काबिल हो, आपके अंदर मतलब टैलेंट हो। मैं कॉमर्स की बात करूँ तो आपको अकाउंट्स अच्छा आता है, जो भी और रिलेटेड सब्जेक्ट हैं वो सारे अच्छे आते हैं, लेकिन आपके अंदर भूख नहीं है। भूख मतलब होती है ज़रूरत। एक होता है कि मेरे को ये जॉब चाहिए, एनी हाउ चाहिए, और आपके अंदर से आता है। क्योंकि जैसे मेरे साथ आसान रहा चीज़ें, मेरे अंदर भूख थी, क्योंकि मैंने कहा कि मेरा परिवार बहुत मुफलिसी में था और मैं मेरे घर का इकलौता कर्णधार था, ऐसा मुझे लगता था, और मुझे कुछ ना कुछ करना ही है लाइफ में, ऐसा मेरे साथ फिक्स था। तो वो जो भूख थी ना, उसने मुझे धक्का देती रही। वो जो अंदर से आग थी वो मुझे धक्का देती रही, मुझे पुश करती रही। फिर भगवान दया से काबिलियत भी थी, पढ़ने लिखने में मन भी लगता था, और उसके बाद फिर मैंने कोशिश भी की। ये तीनों ही चीज़ें क्रम में हैं। भूख होनी चाहिए आपके अंदर, फिर काबिलियत होनी चाहिए, और तीसरा कोशिश। फिर मैंने खूब पढ़ाई करी। मैं मेरा एग्जांपल जस्ट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैंने एक सफलता की पथ पे मैं चल के आया हूँ और क्रैक किया है। और मैं खुद के गुणगान के लिए नहीं, कोई मैं इकलौता ही ऐसा नहीं हूँ कि मैं इकलौता ही असिस्टेंट प्रोफेसर बना हूँ या इकलौता ही मैंने कुछ सीए क्रैक किया है। लाखों लोग कर रहे हैं, लेकिन जो कर रहे हैं मैं उनके प्रतिनिधि के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि आप भी कैसे उस चीज़ को पा सकते हैं, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो ये तीनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं। भूख होना नेचुरल नहीं है। हो सकता है आप अमीर घर में और अच्छे घरों में पैदा हुए हो, आपको जॉब की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं हो, लेकिन भूख अन्य रीज़न से भी हो सकती है, आपको पावर की, फेम की, नेम की, तो हो सकती है। उसके बाद आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए, वो कैसे बढ़ाई जाएगी वो मैं बात कर लूँगा। कोशिश आपको सिंपल है, पढ़ाई करते रहनी है, हार्ड वर्क करना है ताकि आप एग्ज़ाम क्रैक करें। और इसके बाद आ रहा है दूसरा पॉइंट है टेक कोर्सेज। इतनी आसान बात है कि आपको अगर एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आप खुद से पढ़ लूँगा, अच्छी बात है। अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी है, बहुत ही ज़्यादा मजबूरी है, तो आप कहेंगे मैं खुद से पढ़ लूँगा सर, और खुद से पढ़ के भी लोग एग्ज़ाम क्रैक करते हैं। मैं उनमें से भी रहा हूँ। ऐसी सिचुएशन भी रही कि मैंने कुछ चीज़ें या कोई सब्जेक्ट खुद भी क्रैक किए हैं खुद से पढ़ के। तो लेकिन जनरली कोर्सेज लेने चाहिए। एक ये है कि इन्वेस्ट करो। धंधे का पहला रूल होता है कि पहले आपको कैपिटल लगानी होती है। उससे भी आसान प्रकृति का नियम समझो कि फ्रूट खाना है तो पेड़ लगाना पड़ता है। तो आपको अपनी किताबों पे, कोर्सेज पे इन्वेस्ट करना चाहिए, किताबें खरीदनी चाहिए। कोर्सेज चाहे ऑफलाइन कोर्सेज हों चाहे ऑनलाइन कोर्सेज हों, लेने चाहिए। इन्वेस्टमेंट करोगे तो नतीजा आएगा। ये जो फ्री होता है ना, फ्री, जब आप कुछ देते नहीं हो ना, मैं सच बता रहा हूँ आपको, जब आप कुछ देते नहीं हो ना तो आप पाने की बहुत ज़्यादा उम्मीद भी नहीं करते। जब आप 8 घंटे 10 घंटे पढ़ाई को देते हो ना, तो फिर आप उम्मीद कर सकते हो कि अब मुझको रिजल्ट मिलना चाहिए। अब आपने पढ़ाई नहीं करी तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपने किताबों में, कोर्सेज में पैसे लगाए होंगे ना, तो आपको लगेगा यार मेरा इतना पैसा लग गया। मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये ऑटोमेटिक है। आप क्यों है मुझे ज़्यादा नहीं पता। ये जो डॉक्टरी करने के लिए माँ बाप कई बार 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख
1 करोड़ तक भी सुनते हैं, लगा देते हैं। तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं उनकी जो औलादें हैं उनमें सेंस डेवलप होता है कि हाँ हमारे ऊपर खूब पैसा लगा दिया गया है, अब तो मेरे को रिजल्ट लाना ही पड़ेगा। हालांकि कई बार इस प्रेशर की वजह से वो गलत कदम भी ले लेते हैं, बट एक अधिकतर जगह वो पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है कि यार हमारे ऊपर इतना लगा दिया गया है तो अब हमें परफॉर्म करना चाहिए। ठीक है, ये ठीक वैसा ही है कि आप जैसे शादी के अंदर किसी महंगे हलवाई को बुक कर लोगे ना, अब आप उसमें महंगे हलवाई को आपने पैसे दे दिए अच्छे खासे, तो अब उस हलवाई पे एक मेंटल बाउंडेशन आ जाता है, यार बेटा इतने पैसे मिल गए हैं, अब तो खाना टेस्टी और बढ़िया बनाना पड़ेगा, नहीं तो ये सेठ अपनी ऐसी की तैसी कर देगा, बचाओ पैसा रोक लेगा। तो एक खुद को आप वो सेंस दीजिए, थोड़ा सा आप इन्वेस्ट कीजिए। कोर्स ले लिए तो फिर खुद शर्म आएगी कि यार कोर्स लिया तो पढ़ाई तो करूँ। ज़रूरत पड़ने पे ऑफलाइन क्लासेस लीजिए अगर अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा समय ख़राब नहीं होता हो या बहुत समय ख़राब होता हो लेकिन बहुत ही अच्छी तैयारी कराने वाला कोई इंस्टीट्यूट है, आप क्लासेस लीजिए। एक ये है कि समय ख़राब मत करो। अब जैसे मान लो मैं हूँ और मान लीजिए मेरा कोचिंग सेंटर दूर है, अब तो ऑनलाइन का ज़माना है और मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो अगर 1 घंटे का ट्रैवल है तो 30 से 40 मिनट तो मैं पढ़ाई कर ही सकता हूँ, तो करनी चाहिए। कोई शर्म की बात नहीं है कि मेरा बगल वाला बस वाला बैठ के मेरे मोबाइल में झांक रहा है कि किसको देख रहा है, क्या सुन रहा है। अरे मैं उल्टी पुल्टी चीज़ थोड़ी ना देख रहा हूँ भाई, कोर्स ही तो पढ़ाई कर रहा हूँ। आप उससे परवाह ही मत रखो वो क्या देख रहा है क्या सुन रहा है, आप तो अपने कान में लगाओ मस्त ईयरफोन, आजकल तो हैंड्स फ्री भी आ गए हैं मस्त वाले, आप तो लगाओ और पढ़ाई करो। इंतज़ार कर रहे हो किसी का, बस स्टॉप पे खड़े हो, बस का वेट कर रहे हो, ऑटो का वेट कर रहे हो, मैं तो कहूँ आंखें खुली रखो, कानों में जाने दो, सुनते रहो। ये जो होता है ना, ये आप हमेशा याद रखिएगा, कहते हैं ना लिटिल एक्स्ट्रा मेक्स अ मैन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आई रिपीट, लिटिल एक्स्ट्रा मेक्स अ मैन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जो सब करते हैं आप अगर उतना ही करेंगे तो बहुत फ़र्क नहीं आएगा, आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। गो फॉर एक्स्ट्रा माइल, थोड़ा सा और चलिए, थोड़ा सा और करिए और रिज़ल्ट आएगा, दिखता है रिज़ल्ट। ठीक है, एक ये है टेक कोर्सेज का जब जागो तब सवेरा। कई बार अपन कहते हैं अरे यार अब तो, जैसे कई लोग हैं मान लीजिए पहले नहीं सोच रहे थे तैयारी करने का, अब सोच रहे हैं तैयारी करने का, बस मन में ये भी सोच रहे हैं यार अब तो बहुत लेट हो गया, अब तो एग्ज़ाम में 4 महीने रह गए, 12 महीने पहले होता तो देख मैंने तेरे को पहले ही कह दिया था समय पे पढ़ाई शुरू कर। पर अगर नहीं भी किया तो अगर तेरे को अब होश आ गया है तो अब तो शुरू कर, फुल फाइट दे, फुल फाइट दे। हो सकता है तू नीचे की रैंक में कहीं आ जाए, या नीचे में रैंक में ना भी आए तो हो सकता है कुछ नंबर से रह जाए, और हो सकता है हो ही जाए, यू नेवर नो। किस्मत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब आप एग्ज़ाम में जाते हैं ना तो एग्ज़ाम में लक फैक्टर होता ही होता है। क्वेश्चन कहाँ से उठ के आया, आपने वो चीज़ देखी थी या नहीं देखी थी, आपने सही कोचिंग सही बुक पकड़ी थी या नहीं पकड़ी थी, इतने मल्टीपल फैक्टर्स हैं। तो आप जब जागो तो मन में बार बार रोज़ कहने की ज़रूरत नहीं है खुद को मेरा तो क्या होगा, रहने दें, जाए आते हैं देख आते हैं, ऐसा नहीं। जाना है देखना है तो फिर जितने महीने बचे हैं तबीयत से तैयारी कर और आगे पहुंच जा। ठीक है, थोड़ा ये भारी वीडियो हो जाएगा, शायद आप एक बार में ना सुन पाएँ, तो देखिएगा। एक होता है स्पीड अप, ये जल्दी आ गया पॉइंट। स्पीड अप मतलब एक बार आप पढ़ना शुरू कर देना, तो जैसे अपन रोड पे चलते हैं ना, तो अपन कोई गाड़ी एक गियर में नहीं चलाते, चाहे पहले गियर में गाड़ी उठाते होंगे लेकिन जल्दी उसको दूसरे तीसरे चौथे पे ले आते हैं। उसी तरह पढ़ाई में भी आपको गियर में डालना पड़ता है। एकदम से ज़्यादा मत पढ़िएगा, पहले दिन ही सर फट जाएगा, कोई मतलब नहीं है। पहले दिन स्लो और उसके बाद से स्पीड अप करते जाना है। कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। एक तरीका ये और वैसे है, खुद को बेवकूफ़ बनाओ, आधा घंटा और करके बेवकूफ़ बनाओ। नहीं बना पा रहे हो तो सो जाओ या नहा लो या 10 मिनट तक वॉक कर लो या चाय पी लो। मतलब क्या है सर, जैसे मैं जब सीए की पढ़ाई करता था उसमें लंबी पढ़ाई करनी पड़ती थी। इनफैक्ट देखो 15 घंटे 16 घंटे तक की भी पढ़ाई करनी पड़ती थी और सबको घिसवानी पड़ती है। बाकी लोग भी ऐसी की तैसी करवाते हैं अपनी। मैंने कहा ना कि पढ़ना अच्छा नहीं लगता तो उसको ऐसी की तैसी करवाना कहते हैं। कुछ लोगों के साथ बहुत लकी होता है, उनको पढ़ने में मज़ा आता है, भगवान की दया है उनके ऊपर, उनको पढ़ने में ही मज़ा आता है और ये भी पढ़ लूँ ये भी सीख लूँ। कुछ क्वेश्चंस होते भी अच्छे हैं। खैर मान लीजिए कि आपको आज 15 घंटे पढ़ने हैं और अब 6-7 घंटे हो गए पढ़ते हुए, आप बिल्कुल थके थके लग रहे हो, यार नहीं यार बस नहीं यार और नहीं कुछ नहीं। आप बस दिमाग को एक कहो बस मैं आधा घंटा पढ़ूंगा फिर किताब रख दूंगा। अपने दिमाग मन को बेवकूफ़ बनाओ, मैं इसमें आधा घंटा और पढ़ूंगा उसके बाद किताब देखूंगा ही नहीं। अब आधा घंटा पढ़ लिए, जैसे जैसे धक्का स्टार्ट होती है ना, फिर वापस बोलना है बस एक क्वेश्चन और कर लेता हूँ,
एक क्वेश्चन और करेंगे बस, इसको ज़्यादा नहीं, फिर उस क्वेश्चन में डूब जाओगे, थकावट भी भूल जाओगे। ऐसे कर करके कि नहीं नहीं सर ऐसा नहीं होता, हम खुद को बेवकूफ़ ऐसे बना सकते हैं, दुनिया को बना सकते हैं। नहीं नहीं, उंडा है दुनिया को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते, खुद को बना सकते हो ये भी ट्रिक है। तो आप वो होता है ना ऑल इज़ वेल चाचू, तो वैसे खुद को बनाओ। फिर आपको लगे नहीं नहीं सर नहीं हो रहा, सच्ची में सर थक गए, बिल्कुल नहीं हो रही पढ़ाई, कोई बात नहीं, सो जाओ आप, तो लंबी तान के मस्त चलाओ, एसी कूलर पंखा जो भी है मस्त तान के सो जाओ। अच्छा नहीं नहीं सर सोने का समय नहीं है, ना सोने की नींद भी नहीं आ रही सर, मस्त जाओ नहा लो, बढ़िया नहा लो, अपना ठीक हो जाएगा। अरे सर वो नहाने के अभी सर 2 घंटे पहले तो नहाया था, मत ना, बाहर जा, थड़ी पे जा, चाय पी के आ जा, मस्त किसी दोस्त वोस्त से गप्पे वप्पे मार ले, लेकिन 10 मिनट में आ जाइयो, या वॉक कर ले या थड़ी पे चाय पी के आ जा, दैट्स इट। ठीक है। स्पीड वर्सेस एक्यूरेसी, एक ये है कि आप ना शुरू से ही पहले एक्यूरेसी पे ध्यान दो। आपके जैसे होता है ना 100 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं, जल्दी जल्दी कर रहे हैं, आप जल्दी करो चाहे स्लो करो, पहले ये है कि आपका क्वेश्चन एक्यूरेट होना चाहिए। 100 में से 80 करो, लेकिन चांसेस इस बात के बढ़ाओ कि आपके ज़्यादातर क्वेश्चन सही हों। 100 के 100 करो, ढेर सारे गलत कर दो तो नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में तुम्हारी धज्जियाँ उड़ जाएगी। धज्जियाँ उससे ज़्यादा टेक्निकली इस बात से उड़ जाती है कि जब अपना क्वेश्चन गलत जाते हैं ना, तो ये थोड़ा सा अपने को ना अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, यार इसका मतलब मेरे को याद ही नहीं था, इसका मतलब यार अपन तो गलत कॉन्सेप्ट से कर रहे हैं, तो वो आपको थोड़ा सा हिला देता है। तो मैं नहीं कह रहा कि इतना धीरे करो, एक ये हंगल टाइप के बिल्कुल इतना सन्नाटा क्यों है, उतना धीरे भी नहीं करना है, लेकिन स्पीड मेंटेन करते हुए या स्पीड की चिंता कम करते हुए पहले एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। जो जो एक्यूरेसी बढ़ेगी, जो जो प्रैक्टिस बढ़ेगी, स्पीड अपने आप बनती जाएगी। तो स्पीड ट्रिक्स पे बाद में जाना, पहले एक्यूरेसी पे फोकस करना चाहिए। और मैं जो मेन बात कह रहा था इसके अंदर ये है कि गाड़ी में आपको गियर चेंज करने आने चाहिए। अब मैं अगर आपको 12 महीने का एग्जांपल दूं कि सपोज़ करो मेरा एग्ज़ाम 12 महीने बाद है, मैं उसका एग्जांपल ले रहा हूँ, तो पहले महीने में मैं पढ़ाई मान लो शुरू ही कर रहा हूँ, तो मुझे 4 घंटे पढ़ाई करना चाहिए। ये हालांकि ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ना मैं कोई डॉक्टर हूँ, लेकिन शायद ये एक स्टैंडर्ड तरीका हो सकता है। और फिर आप इसको जितना अच्छा करना चाहें, आप पहले महीने में मात्र 4 घंटे रोज़ पढ़ाई कीजिए, फिर आप 6 घंटे पढ़ाई कीजिए अगले 2 महीने तक, यानी बॉडी आपकी गर्म हो रही है, आपका दिमाग अब खो रहा है। उसके बाद आप क्या करो, 8 घंटे पढ़ाई करो, फिर 10 घंटे पढ़ाई करो, फिर 12 घंटे पढ़ाई करो, फिर 15 घंटे पढ़ाई करो। लास्ट में जब 1 महीना बच जाए तो आप 12 घंटे पढ़ाई करो, फिर सब 15 के बाद 17 होता है, नहीं मुझे पता है, मैंने वापस गाड़ी को स्लो कर दिया है, क्योंकि आखिर में आपकी नींद की भी ज़रूरत होती है, थोड़ा मेंटल पीस की भी ज़रूरत होती है। तो जब गाड़ी बिल्कुल लास्ट में आने वाली है, वो वैसे ऑटोमेटिक हो जाएगा, इतना नाप तोल के चलने की ज़रूरत नहीं है। मैं कहना ही चाहता हूँ कि आप अपने आवर्स को बढ़ाते जाओ ग्रेजुअली, और उन बढ़े हुए आवर्स पे कुछ समय तक रहो, ताकि आपकी बॉडी को पता भी न चले कि कब कब हम इतनी लंबी लंबी पढ़ाई करने लग गए हैं। तो यानी धीरे धीरे अपना जब आपका कैपेसिटी बढ़ जाए वैसे वैसे आप काम करते जाइए और उसको पीक पे लाइए। मेरे लिए पीक 15 घंटा 16 घंटा है, किसी के लिए और ज़्यादा भी हो सकता है। डोंट वंडर, एक से एक धुरंधर बैठे हैं, ठीक है। लेकिन ये याद रखिएगा कि पढ़ाई करते करते पागल नहीं हो जाना है ना, ऐसे नहीं होगा वो दौरे पड़ने लग जाए ऐसा मत हो जाना, ठीक है। चलो, इसके बाद है टाइम टेबल। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे मैंने गायब किया है, लेकिन ये स्कूल के टाइम टेबल से मैंने इमेज कॉपी की है, इसलिए तुम्हारे लिए कोई संडे नहीं है। संडे वनडे बाद में बनाएंगे मज़े से। देखो, एक तो ये है कि आपको टाइम टेबल बनाना है, हाँ सिंपल टाइम टेबल बनाएं। रियल में पूरा करने से पहले ऐसे मस्तिष्क व कागज़ में पूरा करें। देखो, एक कोर्स अगर है तो उसके अंदर ऑब्वियस ही बात है सब्जेक्ट्स होंगे, सब्जेक्ट्स के अंदर चैप्टर्स होंगे, यूनिट्स होंगे, तो आप उसे डिवाइड कर लें। कई लोगों को टाइम टेबल बनाना फालतू की कवायद या फालतू की कसरत लगती है। इट्स नॉट, ये बहुत ज़रूरी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो आपको करनी ही है। आप 10 मिनट लगाइए, 15 मिनट लगाइए, पर टाइम टेबल बनाइए। मैं इस महीने में ये पढ़ूंगा, इस हफ्ते में ये पढ़ूंगा, इस दिन में ये पढ़ूंगा। आपका कागज में पहले टाइम टेबल पूरा होना चाहिए, यानी रियल में पूरा होता हो नहीं होता है वो मैं देख लूँगा, मैं अगले पॉइंट में आपको बताऊँगा। लेकिन पहले ऑन पेपर होने से ही आपको सांत्वना मिल जाएगी, या कर तो सकते हैं। मैं आपको बताऊँ, जैसे मैंने कभी टाइम टेबल बनाया तो मैंने लिखा अकाउंट्स अगले 2 महीने में पूरी कर दूंगा, लाइक मान लो
मैं कर दूंगा, सितंबर अक्टूबर में पूरी कर दूंगा। अब मेरे मन का एक कोना कह रहा है कि नहीं नहीं भाई 2 महीने में अकाउंट्स, ये फाइनल के अकाउंट्स कहाँ से 2 महीने में पूरी होगी। लेकिन मैंने एक बार पेपर में लिख दिया तो एक बार तो अंदर जो मैंने बैठा ना चाचू, इसको मैं चियाँ बोलता हूँ, इस चियाँ को बोल दिया अरे बेटा हो जाएगा यार, क्या है, बना लिया ना, हो जाएगा ना, हो रहा है ना पूरा, बस। तो आप ऐसा करके देखिए, आप टाइम टेबल बनाइए सिलेबस के अकॉर्डिंग और उसे पूरा कीजिए। बाकायदा चैप्टर्स के नाम लिखिए, चैप्टर का नाम लिखा है, इसको 5 दिन में पूरा करूँगा, इसको 3 दिन में पूरा करूँगा, इसको मंडे को पूरा करूँगा। जैसे टाइम टेबल बनाना है बनाइए, उसके ऊपर आप किसी का वीडियो देख लेना, हाउ टू क्रिएट अ टाइम टेबल एंड ऑल। अब दूसरी बात सुन लो, टाइम टेबल तोड़ने के लिए बनाया जाता है। जैसे कस्में होती है ना, कस्में तोड़ने के लिए खाई जाती हैं, रिकॉर्ड टूटने के लिए बनते हैं। उसी तरह जो टाइम टेबल अपन बनाएंगे ना, वो तोड़ने के लिए बनेगा। लेकिन ये सेकेंडरी है। मतलब क्या होता है, जैसे मैंने कहा ना, ऐसा हो सकता है कि जब आप फिर टाइम टेबल फॉलो करो लेकिन आप 70% तक रीच कर पाए, तो 30% अब आपको आगे के महीने पे डालना पड़ेगा। तो नो प्रॉब्लम इन दैट। खुद को गालियाँ देने की या कोसने की ज़रूरत नहीं है। टाइम टेबल था, पूरा होना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ, ये है वो है, नहीं। आपको ये समझना पड़ेगा कि कई बार चीज़ें टाइम से पहले भी हो जाती हैं, कई चीज़ें टाइम तक लगने के बाद भी नहीं होती हैं। तो हमें उनको थोड़ा सा मौका देना पड़ेगा, थोड़ा सा 5 दिन 7 दिन 10 दिन का एक्सटेंशन दे दो। इसीलिए अभी मैं बताऊंगा कि अपन टाइम टेबल कैसे बनाएंगे। अब एक बात ही सोचिए कि आप हाथी को कैसे खाएंगे। मान लीजिए हाथी एक वेजिटेरियन आइटम होती है, आकार में इतना बड़ा है। अब आपको मैं कह दूँ कि तू इंसान 50 60 70 किलो का, तेरे को हाथी को खाना है, कैसे खाएगा? एक ही तरीका है, उसके छोटे छोटे टुकड़े करूँगा और फिर खाऊँगा। क्या कहना चाहते हो? कितना भी बड़ा सिलेबस हो, सिलेबस पहले सब्जेक्ट्स में तोड़ा जाता है, सब्जेक्ट फिर चैप्टर्स में तोड़े जाते हैं, चैप्टर्स के यूनिट बनाए जाते हैं, यूनिट के अंदर पैराग्राफ होते हैं, पैराग्राफ में लाइन होती है और हमें एक खड़ी पाई से लेकर दूसरी खड़ी पाई तक पढ़ना होता है। एज सिंपल इज़ दैट। आपको चीज़ों को टुकड़ों टुकड़ों में ही पढ़ना है। मोटी सी किताब देख के डरने की ज़रूरत नहीं है। आप तो सोचो, कभी मैं बताऊँ, कभी सोचो आप तो मोटी किताब पढ़ने से डर रहे हो, उसका सोचो जिसने लिखी है, जिसने मोटी किताब लिखी है उसका सोचो। आप तो मैथ्स का एक फॉर्मूला लगाने में घबरा रहे हो, सोचो उसकी मेंटल कैपेसिटी, जिसने फॉर्मूला बनाया है, इजाद किया है। फिर आप भी इंसान हो, वो भी इंसान ही थे, ठीक है? तो अपनी कैपेसिटी अनलिमिटेड होती है। जब आप पढ़ने लगोगे ना, आपको विश्वास नहीं होगा कि आपके अंदर कितनी काबिलियत है, वो पता ही नहीं होता। हनुमान जी की तरह अपन अपनी शक्तियाँ भूल चुके हैं। अच्छा, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ हनुमान जी को जगाने की, ठीक है? एक है रोज बीज पर ध्यान दीजिए, न कि फसल पर। एक क्या होता है, अपन कई बार बार नतीजे देख रहे होते हैं। आपको नतीजे नहीं देखने हैं, बार बार आपको एफर्ट्स देखने हैं। अगर मैं बहुत आपको सिंपल बताऊं, ऐसा बाय डिफ़ॉल्ट होता है। जैसे मान लीजिए मैं यूट्यूब वीडियो बनाता हूं, तो मैं पागल की तरह रोज़ देखूं मेरे कितने सब्सक्राइबर हो रहे हैं, कितने मुझे लाइक्स मिल रहे हैं वगैरह नहीं। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस बात की है कि मैं रोज़ वीडियो बनाऊँ, उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है रादर देन रिजल्ट क्या आ रहे हैं। कहने का मतलब है, आप ये कहिए कि आप रोज़ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चंस लगाने पे, पैराग्राफ याद करने पे, ट्रिक समझने में, एक्रोनिम क्रिएट करने पे, आप उन पे ध्यान दीजिए। बहुत ज़्यादा बाहर के शोरगुल पे सुनने की ज़रूरत नहीं है। बाहर कितने की भर्ती आ रही है, कब आ रही है, कितनी सीटें आ रही है, पिछली बार क्या था, इस तरह का नॉइज़ सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस नॉइज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। केवल वही सुनना है जो आपको फ़ायदा कर सकता है, जो फ़ायदा नहीं कर सकता उसे सुनने की ज़रूरत नहीं है। एक है झपकी। टाइम टेबल बना रहे हैं, बना लीजिए, अच्छे हैं, पढ़ाई कीजिए। बहुत थकने लग जाए ना, बहुत थक जाए, रात में हो सकता है, रात में तो काम कम करेगा, रात में तो सोओगे तो सो ही जाओगे। दिन में कर सकता है कि बहुत थकावट हो रही हो, खास करके गर्मी के जब दिन होते हैं, बहुत लंबा दिन होता है, तो आप क्या करो, थक गए ना, तो अब आप एक झपकी ले लो, पावर नैप बोलते हैं। 15 मिनट के लिए सो जाओ। 15 मिनट 20 मिनट के बाद का अलार्म लगा लो। आप सो के उठोगे ना, आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने 4-5-6 घंटे की नींद ले ली हो। मस्त वापस फ्रेश हो गए, चाय पियो, वापस पढ़ाई पे लग जाओ, ठीक है? तो सिंपल है, पावर नैप का बहुत इंपॉर्टेंस है ये है। इसके बाद है एक निद्रा ऋण। जैसे क्या होता है, अपन लोन लेते हैं, लोन का क्या होता है, सिंपल सोचो, मुझे पैसे की ज़रूरत है, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं किसी को बोलूँगा भाई दे दे, मैं बाद में तेरे लौटा दूंगा। इसी तरह निद्रा देवी होती है, हाँ, निद्रा देवी नींद की देवी होती हैं। कौन सी होती है नहीं पता, पर होती हैं नींद की देवी। तो अगर एग्ज़ाम आ गए हैं, माथे पे एग्ज़ाम है, बस अब किनारे पे आ गए हैं, तो आप अपनी
ये जो आदतें होती ना, मेरे को तो 8 घंटे सोना ही है, सबने कहा है मेडिकली 7-8 घंटे सोना चाहिए, तो तुम बाकी सारी बातें फॉलो कर रहे हो क्या जो तुम्हें ये बात फॉलो करनी है? बाकी सब जगह भी अपनी मनमर्जी चलाते हो ना, तो यहाँ खुद को ना वो बहाना मत दो कि 8 घंटे तो सोना ही चाहिए एंड ऑल। नहीं, अगर ज़रूरत है और वक्त की मांग है और शायद कोर्स पूरे करने हैं, एग्ज़ाम क्रैक करना है, और कुछ दिन, मान लीजिए 15 दिन के लिए आपको 6 घंटे ही सोने के लिए मिलेगा, आप बीमार नहीं पड़ेंगे ये श्योर करते हुए, अगर 6 घंटे ही सोने का मिलेगा तो 2 घंटे का एक तरह से आप लोन ले लो, ठीक है, कि मैं अभी कुछ दिन तक निद्रा देवी से लोन ले रहा हूँ, मैं कुछ दिन तक कम सोऊंगा, जब मेरे एग्ज़ाम हो जाएंगे, निपट जाएंगे, जब तक फिर मेरा रिजल्ट आएगा तब मैं आराम से सोऊंगा, तब मैं 8 घंटे की जगह 10 घंटे सोऊंगा। सिंपल। अभी 8 की जगह 6 सोए, 2 घंटे का लोन चढ़ गया, तो बाद में 8 की जगह 10 घंटे सो जाना। सिंपल है। तो ज़रूरत पड़ने पे अपनी पढ़ाई के नींद के आवर्स में कटौती करनी है, ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जिसको पोमोडोरो टेक्निक कहते हैं, बहुत पॉपुलर है, सुना हुआ भी होगा आपने। आप स्लॉट में पढ़िए। क्या करिए, आप एक बार पढ़ने बैठो, 25 मिनट तक नॉन स्टॉप पढ़ाई करो, 25 मिनट तक नॉन स्टॉप आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। फिर आप 5 मिनट की ब्रेक ले लो, ब्रेक के अंदर गाना सुन लो, बैठ ही जाओ, आंखें बंद कर लो, कुछ भी जो तुम्हें ठीक लगे, पढ़ जाओ थोड़ी देर के लिए, कोई बात नहीं, 5 मिनट की झपकी ले लो, 25 मिनट मुंह धो के आ जाओ, घूम के आ जाओ, कुछ भी, 25 मिनट आपको, और फिर 5 मिनट की ब्रेक लेनी है, ठीक है। 5 मिनट में इंस्टा फिंस्टा मत चलाना, फिर पता नहीं क्या ही देखने लग जाओगे, ठीक है। उसके बाद वापस 25 मिनट पढ़ाई करनी है, 5 मिनट की ब्रेक लेनी है, 25 मिनट पढ़ाई करनी है, 5 मिनट की ब्रेक लेनी है, ऐसे आपको 4 सेट लगाने हैं, ठीक है। ये करीबन 2 घंटे का समय हो जाएगा। इन 2 घंटे में आप 25 चौक 100, 120 मिनट में से 100 मिनट बहुत मस्त वाली पढ़ाई कर पाओगे, और फिर आप एक आधे घंटे की ब्रेक ले सकते हो, आधे घंटे की या 15-20 मिनट की ज़रूरत के हिसाब से। ऐसे आप दिन भर में छोटे छोटे स्लॉट्स में पढ़ाई करो, यानी 1 घंटे में एक बार में जैसे लगातार आप पढ़ते जाएंगे ना, तो आपका दिमाग थकने लग जाएगा, फिर वो चीज़ें आप पढ़ रहे होंगे लेकिन वो दिमाग के अंदर घुसना बंद हो जाएगा। तो आप 25 मिनट हाईली प्रोडक्टिव होकर पढ़ो, फिर ब्रेक ले लो, फिर 25 मिनट इंटेंस पढ़ाई करो, ब्रेक ले लो, फिर 25 मिनट बहुत ध्यान से पढ़ाई करो, ठीक है। तो जैसे ही आपका दिमाग थकने लगेगा तो आपको ब्रेक मिल जाएगा, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला जो हमारा स्टेप रहने वाला है, या कहीं आपका जो मेरा टिप रहेगा वो रहेगा अटेम्प्टिंग टेस्ट पेपर्स। ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट पेपर अटैम्प्ट कीजिए। चलिए इसके बारे में छोटी सी बातें कर लेते हैं। एक तो है सारे उत्तर एक साथ देखें। मतलब क्या है, कई लोग मुझे लगता है क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करते हैं पर वो क्या गलती करते हैं, मे बी आप ना करते हो बट मुझे लगता है इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए 25 क्वेश्चन हैं एक साथ दे रखे हैं, तो बच्चा पहला क्वेश्चन करेगा, हाथों हाथ पीछे उसका आंसर देखेगा, या तो आंसर सामने लिखा हुआ होता है, अगर सामने आंसर लिखा हुआ है तो आप उसको छुपा लीजिए, ठीक है। और अगर आंसर सारे पीछे दे रखे हैं तो हर क्वेश्चन के बाद देखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सिंपल है कि आप एक ब्लैंक पेपर लीजिए, उस पर सारे क्वेश्चन, पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का ए, जो भी है वो आप लिखते जाइए, और उसके बाद आप देख लीजिए कितने सही कितने गलत। जो सही हैं वेरी गुड, जो गलत हैं आप फिर उनको नोट कर लीजिए। तो सारे क्वेश्चन आपको एक साथ देखने हैं, वरना क्या होता है जब हम हर क्वेश्चन के बाद आंसर देखते हैं तो ना चाहते हुए भी बाय डिफ़ॉल्ट जब हम पहले का आंसर देखेंगे ना तो हमारा दूसरे की तरफ ध्यान चला ही जाएगा, या क्वेश्चन के नीचे ही आंसर होगा तो जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ेंगे साथ ही साथ ऑप्शन के साथ साथ आप आंसर भी पढ़ लेंगे, और जैसे ही ये होगा तो आपका दिमाग काम करना बंद हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि इसका आंसर सी है, तो अब आप बिना सोचे समझे सी लगाएंगे या सी को सोचने की कोशिश करेंगे कि सी कैसे बनेगा, जबकि क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा तो फिर आपका दिमाग दौड़ेगा। इसलिए सारे क्वेश्चनों के अपने को आंसर छुपे हुए होने चाहिए और सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के बाद देखना चाहिए। अच्छा, जब तक आपको सही उत्तर पता ना हो या उत्तर पे बहुत ज़्यादा डाउट ना हो तो दिए हुए उत्तर को ही सही माने। कई बार क्या होता है, मैंने देखा है कि स्टूडेंट किसी क्वेश्चन को करेगा और फिर आंसर उसका डी गिवन है, मान लो डी गिवन है, तो वो देखा यार इसका आंसर डी होगा नहीं होगा यार, पता नहीं मॉडल टेस्ट पर मैं गलत तो नहीं लिखा हुआ। भाई अगर तेरे पास रीज़न है कि ये क्वेश्चन गलत है, हो सकता है कि उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक हो, लेकिन जब तक वो सॉलिड विश्वास हो कि इसका आंसर सी होना चाहिए और इसमें डी दे रखा है, तो ही आपको क्वेश्चन को डाउट करना है। अगर आपको खुद को आंसर पता नहीं है तो फिर आप उसको सही मान के चलिए। वैसे आजकल पढ़ाई आसान है, आपको डाउट है तो आप गूगल पे सर्च मार लो या किसी से पूछ लो, बट अगर आप सर्च नहीं करना चाहते, पूछना नहीं चाहते, तो फिर मैं कहूँगा कि आप विश्वास कीजिए, अनलेस यू हैव अ रीज़न। जब तक आपके पास कोई
ना विश्वास का कारण ना हो, जो दिख रहा है उसे सही मानना चाहिए, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, आप क्वेश्चन को खुद ही डाउट कर रहे हैं और अभी आप डाउट कर रहे हैं तो एग्जाम तक वो डाउट बना ही रहेगा। थर्ड क्वेश्चन है नॉलेज ओरिएंटेड स्टडी वर्सेस एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर आपके पास बहुत समय है, जन्मों जन्म का समय है, या नॉट ऐसा कहना चाहिए, काफ़ी समय है, तो आपको नॉलेज ओरिएंटेड पढ़ाई करनी चाहिए। लेकिन जब कोई एग्ज़ाम आ जाती है सामने, आपको पता है 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 10 महीने बाद एग्ज़ाम है, तो आपकी अप्रोच जो है वो एग्ज़ाम सेंट्रिक होनी चाहिए। एग्ज़ाम में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। देखिए, कुछ बच्चों को पढ़ना अच्छा लग सकता है और उनको लगता है एक माइन्यूट से माइन्यूट या छोटी से छोटी बात भी हम पढ़ के जाएं, या कोई गैर ज़रूरी बात भी हमें पता होनी चाहिए। एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच में आपको पता होना चाहिए कि जैसे कौन सी यूनिट है, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, कौन सा पार्ट है इम्पॉर्टेंट है, तो आपको उस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए। तो एग्ज़ाम्स के नज़दीक आते ही आपकी अप्रोच एग्ज़ाम सेंट्रिक अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, जैसे मैं आपको कुछ सिंपल बताऊँ। मान लीजिए कि अगर आपके पास खूब समय है तो अगर कोई क्वेश्चन है, मैं डिस्क्रिप्टिव की बात कर रहा हूँ, कोई क्वेश्चन है डिस्क्रिप्टिव है तो आप उसका पूरा पूरा डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशन लिखिए, जमा के अच्छी राइटिंग में लिखिए। लेकिन जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाए तो शायद एक अप्रोच हो सकती है, आप क्वेश्चन पढ़िए, पूरा पढ़िए और सोचिए कि इसका आपको पूरा आंसर लिखना आता है क्या। लिखिए मत, सोचिए कि लिखना आता है क्या। अगर लिखना आता है, आपको पता है कि इसका ये लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा, फिर ये होगा, दैट्स इट। फिर आपको करके देखने की ज़रूरत नहीं है। यानी उस समय आपको 20 मिनट लगा के क्वेश्चन को लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे बहुत सारे टीचर कहते हैं बेटा लिख लिख के याद करो, तो लिख लिख के याद करो, ये शुरू में सही है जब तक याद नहीं हो जाता। लेकिन जब एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है तब आप हर क्वेश्चन को लिख लिख के बैठने के लिए बैठेंगे तो गलत है। या जैसे कुछ लोग बोलते हैं, एक सिंपल बात है कि नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ, बनाने चाहिए। मैं खुद भी अभी थोड़ी देर में कहूँगा कि नोट्स बनाओ। लेकिन अगर एग्ज़ाम नज़दीक आ गए हैं तो फिर आप हाईलाइट करो, अंडरलाइन करो, स्टार मार्क कर दो, डबल मार्क कर दो, कुछ भी निशान लगा के भी तो काम हो सकता है ना। फिर लिखना क्यों है। तो आपको समझ में आना चाहिए एग्ज़ाम नज़दीक आ जाती है तब आपकी अप्रोच बदल जानी चाहिए। इसके बाद है आप मरे से स्वर्ग मिलता है। इसका सिंपल मतलब ये है कि कई लोग ये जो पके पकाए नोट्स लेने के फिराक में होते हैं कि इससे नोट्स ले लो, उससे नोट्स ले लो। ठीक है, एक बेसिक नोट्स भले आप जुगाड़ कर लीजिए, लेकिन कुछ जो हार्डकोर नोट्स होते हैं, जो मैं अभी आएगा पॉइंट्स में, वो नोट्स तो खुद ही आपको लिखना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो खुद ही करनी चाहिए। जैसे इंसान को अगर बॉडी बनानी है तो कसरत उसको खुद को ही करनी पड़ेगी। अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करना है तो तैयारी आपको ही अच्छी करनी पड़ेगी। केवल एक अच्छा सेंटर चुन लेने से हो सकता है, बहुत नामी गिरामी सेंटर्स होते हैं, कुछ के कोर्सेज बहुत अच्छे कोर्सेज होते हैं, लेकिन वो ले लेने भर से कुछ नहीं होगा ना, आपको उनको पढ़ना पड़ेगा। तो आप मरे से स्वर्ग मिलता है, मतलब अगर आपको स्वर्ग की इच्छा है तो फिर मरना आपको पड़ेगा। अगर आपको जॉब क्रैक करने की इच्छा है तो पढ़ाई आपको ही करनी पड़ेगी। जस्ट बाय पेइंग अ गुड टीचर, जस्ट बाय टेकिंग एन एडमिशन इन गुड कॉलेज और गुड इंस्टीट्यूट, इट डजेंट गारंटी यू कि भाई आप क्लियर हो जाएंगे, क्रैक कर लेंगे। ठीक है, बर्बादें गुलिस्तां के लिए एक ही उल्लू काफ़ी है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा जब हर शाख पे उल्लू बैठा हो। इसका मतलब समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, अगर आपको नसीब ख़राब है तो एक सिंगल क्वेश्चन आपकी जीती हुई बाजी हार में बदल सकता है। इसे आप यूँ समझिए कि कई बार क्लोज कॉन्टेस्ट होता है, कोई बच्चा 1 नंबर से 2 नंबर से आधे नंबर से रह जाता है, उसके लिए कहा जाता है कि बर्बादे गुलिस्तां के लिए एक ही उल्लू काफ़ी है। कि आपने एक क्वेश्चन ख़राब किया और उस वजह से आपके 2-3 नंबर कट गए, 3 नंबर मिलने थे वो कट गए, और मान लीजिए 1/3 मार्किंग की वजह से ओवरऑल आप 4 नंबर पीछे हो गए एक क्वेश्चन गलत करने से। अंजामे गुलिस्तां क्या होगा, उस बगीचे का क्या होगा जब हर शाख पे उल्लू बैठा हो। इसका मतलब ये होता है कि क्वेश्चंस को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। कई बार क्या होता है, बच्चा जब घर पे सैम्पल पेपर सॉल्व करता है ना तो उनको बोलता है सैम्पल पेपर ही तो है, गलत हो गया तो गलत हो गया। नहीं, आप अपने दिमाग को सही करने की आदत दीजिए। नहीं आ रहा वो एक बात है, उसको अपन देख लेंगे, लेकिन जब आप क्वेश्चन करें तो एक केयरलेस वे में या लापरवाह अंदाज में मत कीजिए, क्योंकि जैसी हकीकत तो बात यह है कि कहाँ सही जाता है। इस अप्रोच को डेवलप होने में दम लगता है, लेकिन मैं अगर आपको सच बताऊं तो बात यह है कि आपको जो अपने सैम्पल पेपर्स हैं, जो आप घर पे बैठ के लगाते हैं, रिवीजन पेपर्स लगाते हैं, उनको तो आपको ऐसे लगाना चाहिए मानो कि आप मेन पेपर अटैम्प्ट कर रहे हो, और मेन पेपर को ऐसा अटैम्प्ट करना चाहिए मानो सैम्पल पेपर अटैम्प्ट कर रहे हो। अब आप कहेंगे सर ये उल्टी बात कर रहे हो, हम मेन पेपर को तो फोकस होकर करते हैं, सैम्पल पेपर को हम हल्के में लेते हैं। नहीं, सैम्पल पेपर्स चूंकि अपन बहुत सारे करते हैं, वहाँ से अपनी दिमाग की मसल्स को या आदत पड़ जानी चाहिए कि अपने को हर क्वेश्चन को बहुत
ढंग से देखना है, बहुत ढंग से सॉल्व करना है। उससे आपका ब्रेन में, सबकॉन्शियस माइंड में सही करने की एक आदत या क्वेश्चन को सही वे में पढ़ने की आदत पड़ जाती है। बहुत सारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या होता है, वो क्वेश्चन में वही पढ़ते हैं जो वो पढ़ना चाहते हैं, या वो घर से जो पढ़ के आए हैं। क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है वो थोड़ा सा जैसे सत्य है, असत्य है, क्या नहीं है, क्या है, ऐसा कुछ करके, या क्वेश्चनों में 2 ऑप्शन चेंज करके वो चेंज कर देता है बदल के, और अपने को लगता है कि ये वही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है। ऐसा नहीं माना जाता। इसलिए आपको हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि बर्बाद करने के लिए एक उल्लू यानी एक क्वेश्चन काफ़ी है। और वहाँ तो कई तो एग्जाम ऐसे होते हैं जिसमें कुछ क्वेश्चंस ट्रिकी होते हैं, ठीक है, तो कोई क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं तो उसमें फिर वो आपको बर्बाद कर देंगे। तो आपको इसलिए बहुत ही सीरियस अप्रोच के साथ करना चाहिए। और मैंने ये क्यों कहा कि मेन एग्जाम को हल्के में लेना चाहिए, यानी मेन एग्जाम को स्ट्रेस फ्री होकर लेना चाहिए। बहुत सारे लोग मेन एग्जाम को गड़बड़ करते हैं। मैं कहता हूँ मेन एग्जाम कुछ नहीं होता। मेन एग्जाम जो आप पढ़ के आए ना, बस उसको एग्जीक्यूट करने का तरीका है, या उसको एग्जीक्यूट करने का एक मौका है। जो आप अब तक तैयारी करके आए हैं ना, उसको आप प्रदर्शित करते हैं। यानी अगर जो आप रियल कुछ नॉलेज कमाते हैं ना, सच में इस बात को समझिएगा, वो आप सैम्पल पेपर, रिविजन पेपर अटेम्प्ट करके घर पे नॉलेज कमाते हैं। एग्जाम वाले दिन तो आप बस वो जो आपका टैलेंट है उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो लोग बहुत सारे घबरा जाते हैं। मैं कहता हूँ घबराने की क्या जरूरत है। उस दिन नया कुछ नहीं होना है, उस दिन तो बस जो किया है उसी का प्रदर्शन मात्र है। तो अगर आप डांस का परफॉर्मेंस देने वाले हैं, मुझे डांस बिल्कुल नहीं आता, लेकिन मैं एक थ्योरी जरूर समझता हूँ कि अगर आप डांस का परफॉर्मेंस देने वाले हैं तो डांस वाले दिन क्या होगा उसको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप तो जब आपका प्रैक्टिस सेशन चले तब आप जो आपके मूव्स हैं, स्टेप्स हैं, उनको अच्छे से याद कर लीजिए। तब अगर अच्छा कर लिया तो एंड के दिन तो अच्छा ऑटोमेटिक हो ही जाएगा। लेकिन यहाँ तो आप कर रहे हैं, हल्का फुल्का नाच रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं डांस वाले दिन कुछ मैजेस्टिक कर दूंगा, तो ऐसा जनरली नहीं होता। खास करके पढ़ाई वाले मामले के दिन के तो अंदर नहीं होता। इसके बाद है परेशान करने वाले प्रश्न के लिए ये मत सोचो कि ये वाला आ गया, तो ऐसे प्रश्न के लिए ये सोचो कि ये थोड़ी ना आएगा, और ज़्यादा ही डर लग रहा है तो फिर पूछ पाछ के ढूंढ ढांड के निपटा दो। बहुत ही मैंने देसी लैंग्वेज लिखी है। कई बार क्या होता है, अपन किसी क्वेश्चन में मान लीजिए किसी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे और फिर डरते रहते हैं, यार ये आ गया तो, ये आ गया तो। अरे तो अगर अब आपसे नहीं हो रहा है तो आप मान लो यार, छोड़ दो उसको कि नहीं आएगा। अपने आप को पॉजिटिव तो रखो। मतलब भूत है, भूत है, अगर आपको लगता है आपके पीछे भूत है तो फिर पलट के देख ही लो भूत है या नहीं है। तो अगर क्वेश्चन कोई आपको डरा ही रहा है और आपको लग रहा है कि आएगा ही आएगा, तो फिर उसको कहीं से भी इधर उधर से जुगाड़ करके इसको सॉल्व कर दो। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्वेश्चन को या तो सॉल्व कर दो या फिर उसके लिए सोच लो कि एग्जाम में आएगा ही नहीं। मतलब ना करके, मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी क्वेश्चन को आप अभी कर भी नहीं रहे हो भी नहीं रहा है, और उसको दिमाग में अलग बिठा के रख लिया कि एग्जाम में आ गया तो वो क्या करेगा, आपका बाकी जो सीखा हुआ है उसके ऊपर वो डर हावी हो जाएगा कि वही आ गया तो, वही आ गया तो। हो सकता है आ भी जाए, आ जाएगा तो कट जाएंगे 2-3 नंबर। अपने को कौन से 450 में से 450 या 900 में से 900 लाने, 1-2 क्वेश्चन में कट गया तो आप, लेकिन उसको अभी दिमाग ट्राई कर लो, हो जाए तो। इंपॉर्टेंट लग रहा है तो कहीं से भी पता करके किसी से फेवर लेके भी सॉल्व कर लो, सीख लो। नहीं हो रहा किसी भी भाव में, तो आप मान के चलो कि अपने दिमाग की लिमिटेशन होती है, आपके दिमाग में ये चीज़ नहीं बैठ रही है, तो आप ये सोच लो कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही नहीं। किस आ गया तो, अरे मेरे बाप आ गया तो छोड़ दियो, ठीक है ना, इतना क्या मरे जा रहा है, आ जा रहा है छोड़ देना, ठीक है। इसके बाद है लास्ट सेकंड पॉज। लास्ट सेकंड पॉज क्या होता है, जब खास करके आप MCQ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो फाइनल एक बार आंसर देने से पहले देख लिया अगर वो क्वेश्चन में क्या पूछा था। मतलब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन का आप आंसर सोचते हैं, ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, फिर भी आंसर देने से पहले, जस्ट सर्किल करने से पहले, क्योंकि 2 बार सर्किल कर नहीं सकते, ठीक है, बॉल पेन वगैरह से होता है, तो 2 बार सर्किल करने में वैसे ही वो काउंट नहीं होता है, गलती मान लिया जाता है। तो सर्किल करने से पहले 1 सेकंड का पॉज लेके देख लिया करो कि यार जो मैं सोच रहा हूँ क्वेश्चन में वही पूछा है ना, और फिर दिया करो। इससे 2-3 क्वेश्चन जो अपने गलत हो सकते हैं, 100 के ढेर में 2-3 क्वेश्चन जो अपने आते हुए गलत हो सकते हैं, वो के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आ रहा है, ये छठा, और ये छठा क्या कहता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स। वेल, आप जब भी सब्जेक्ट्स पढ़ें ना, मतलब कॉम्पिटिशन एग्जामों में या एकेडमिक एग्जाम में या प्रोफेशनल एग्जाम में, मेरा मानना है पर्टिकुलर कि आपको एक पूरे दिन एक ही सब्जेक्ट को नहीं पढ़ते रहना चाहिए, आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए, ठीक है। इसमें क्या है, छोटी छोटी बातें। एक तो ये है कि दिन भर में आप सब्जेक्ट्स बदल के पढ़ें। आप एक बार में 3 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट्स ले सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आप कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हैं। और
ऐसे नहीं बस बदलते ही रहे कि 8 सब्जेक्ट है तो 8 पढ़ूंगा क्या, 8 मत पढ़, 3 पढ़ ले, 2 पढ़ ले, 4, पर एक पे तो नहीं, क्योंकि एक दिन भर में बोर सा हो जाते हैं, है ना। से एक है कमज़ोर क्षेत्र पे ध्यान दें, ठीक है ना। देखिए जैसे मान लो कि मेरे को अकाउंट्स बहुत अच्छी आती है, मान लो, और मेरे अकाउंट्स में 100 में से 90 नंबर आ जाते हैं। अब चूंकि वो मेरा फेवरेट है, तो मैं क्या करूँगा, गलती क्या करूँगा कि मैं अकाउंट्स के क्वेश्चन ही लगाता रहूँगा ताकि मैं 100 से 90 से 95 पे आ जाऊँ। दूसरी तरफ मान लो कि मेरा इंग्लिश कमज़ोर है, मुझे इंग्लिश बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पढ़ने में भी मौत आती है। अब मेरे उसमें 100 में से 50 ही आ रहे हैं, तो मैं उसको पढ़ ही नहीं रहा हूँ। आप ये देखिए कि भले ही मुझे सब्जेक्ट वो अच्छा लगता है, अकाउंट्स अच्छा लगता है, लेकिन जब आपको कोई एग्ज़ाम क्रैक करना होता है ना, तो आपको ओवरऑल मार्क्स लाने होते हैं। उसमें अच्छा लगना या ना अच्छा लगना बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो 2 घंटे की एक्स्ट्रा एफर्ट्स अकाउंट्स पे कर रहे हैं और 90 से 95 पे आना चाह रहे हैं, विच इज़ गुड, पर 90 से आप 95 आ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ वही 2 घंटे की मेहनत आप एक्स्ट्रा इंग्लिश पे पटकेंगे तो आप 50 से 70 पे आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि छोटे नंबर से थोड़े से एवरेज काइंड ऑफ नंबर पे आना ईजी होता है। 90 से 95 आने में बहुत जोर लगता है, 95 से 99 आने में तो पसीने निकल जाएंगे आपके, और 100 में से 100 में तो मतलब आप खुदा ही हो जाओगे। बट मैं कहने का मतलब है वहाँ आप बहुत मेहनत करके भी जो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी निकालते हो या मार्जिनल आउटकम निकालते हो ना, सीमांत उपयोगिता या सीमांत उपादेयता, वो कम है। 2 घंटे पढ़ के आप 5 नंबर बढ़ा पाए, और यहाँ इंग्लिश जो कमज़ोर है वहाँ आप 2 घंटे पढ़ के 50 से 70 नंबर निकाल पाए। तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच ये कहती है, देखिए आप कहते हो नहीं सर हमने को तो मास्टर होना चाहिए, मास्टर होना चाहिए, लेकिन वो आप अपने सब्जेक्ट में मास्टर बाद में भी हो सकते हैं, अपनी जॉब लेने के बाद भी उसमें मास्टर हो सकते हैं। अगर बात किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने की है, अगर ये धंधे की बात होती ना, अगर ये बिजनेस की बात होती तो मैं पहली अप्रोच लेता कि वहाँ पे आपको एवरेज नहीं होना है, वहाँ पे आपको स्टैंड आउट करना है, सबसे अलग दिखना है और सबसे ज़्यादा सुपर डुपर दिखना है। धंधे में बात अलग होती है, लेकिन एग्ज़ाम क्रैक करने की बात अलग होती है। वहाँ पे आपको वीक एरियाज़ पे काम करना होता है, चाहे वो अच्छा लगे चाहे अच्छा नहीं लगे, ठीक है। उसके लिए ट्यूशन्स लेनी पड़े, हेल्प लेनी पड़े, वीडियोज़ देखने पड़े, जो करना पड़े सो करो। इसके बाद है कम याद करें पर अच्छा याद करें। तो जब आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स ले भी रहे हैं, तो मान लीजिए कि मुझे आज दिन भर में मैंने सोच लिया कि अभी 2 घंटे में इकोनॉमिक्स पढ़ूंगा मान लीजिए, और 2 घंटे में मान लीजिए 8 क्वेश्चन का टारगेट है। मैं कहता हूँ आप 8 क्वेश्चन की जगह 6 क्वेश्चन तैयार कीजिए, पर थोड़े से अच्छे से याद कीजिए। वो अच्छे से याद करना आपको कॉन्फिडेंस देता है। कच्चे याद करने से आपको इतना नहीं बनेगा मामला। आजकल तो देखो मैं बता रहा हूँ ना, बहुत आसान है पढ़ना, लिटरली बहुत आसान है। आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता, आप उस लाइन को सिंपली गूगल पे या यूट्यूब पे डालिए, उसको समझाने वाला बेस्ट एक्सपर्ट, इंडियाज़ एक्सपर्ट या वर्ल्ड से एक्सपर्ट आपको बता सकता है। तो क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करना। अब तो आप मुश्किल चीज़ों को ईजी करने वाले गुरुजी अवेलेबल हैं ना, फिर क्यों आप परेशान होते हो। चीज़ों को अच्छे से याद करें। इसके बाद है ईट दैट फ्रॉग। ईट दैट फ्रॉग एक बुक है और शायद ब्रायन ट्रेसी की है। वो लिखते हैं कि सबसे मुश्किल काम सबसे पहले, जो चीज़ आपको तकलीफ़ पहुंचाती है। मान लीजिए दिन भर में बहुत सारे काम है, अगर मान लो मैं मेरे ऊपर ले लूँ तो मुझे कॉलेज जाना होता है, इसके अलावा वीडियोस क्रिएट करने होते हैं, क्वेश्चन बैंक बनाना होता है, घर के काम होते हैं, मान लीजिए ऐसे बहुत सारे काम हैं। तो जो काम सबसे मुश्किल है ना, मुझे सबसे पहले उठते ही वो निपटा देना चाहिए। ईट दैट फ्रॉग का अप्रोच ये है कि आप सबसे पहले उठते ही मेंढक को निगल लें। अगर आपको अच्छा नहीं भी लगता तो भी आप सबसे पहले उस काम को निपटा दें। तो ईट दैट फ्रॉग इसका मॉडिफाइड वर्जन ये है कि जो सब्जेक्ट आपको टफ लगता है उसे हाई एनर्जी स्लॉट में पूरा करो, एंड जो चीज़ आपको आसान लगती है उसे पढ़ने का टाइम टेबल पूरा हो जाए या सबसे अंत में पढ़ो। तो बहुत सिंपल है। जनरली जैसे मैं मॉर्निंग में पढ़ाई करने वाला बच्चा हूँ, तो अगर मुझे कोई चीज़ तकलीफ़ दे रही है, कोई सब्जेक्ट तकलीफ दे रहा है, तो मैं सबसे पहले हाई स्लॉट एनर्जी में, जैसे मैंने कहा कि मुझे इंग्लिश में मान लो दिक्कत होती है, तो मैं क्या करूँगा, उठ के सुबह, जो मेरा सुबह पीक टाइम है, पीक एनर्जी आवर है मेरा, उसमें मैं इंग्लिश पढ़ूंगा। जबकि मेरा अकाउंट्स फेवरेट है, तो सुबह उठते ही मेरा मूड अच्छा करने के लिए मैं अकाउंट्स के क्वेश्चन भी लगा सकता हूँ, 20, 25, 50 क्वेश्चन मैं यूँ ही कर सकता हूँ। लेकिन उससे रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे, उससे रिजल्ट नहीं निकलेंगे। उससे क्या होगा पता है क्या होगा, मैंने अपना हाई एनर्जी टाइम तो लगा दिया आसान सब्जेक्ट में, अब शाम होते होते मैं थक भी गया हूँ और उस समय मेरे को टफ सब्जेक्ट भी पढ़ना है, तो फिर मैं बहाने मारूंगा, टोरे मारूंगा, और फिर जबकि उल्टा करो क्या होगा, आपने टफ सब्जेक्ट सुबह ही निपटा दिया, रो के भी निपटाया, 7 से 9 में आपने पढ़ लिया,
जैसे जैसे आपने आज टेंस कवर कर लिया, एडजेक्टिव कर लिया, कुछ भी आपने ग्रामर कर ली, जो भी आपको चीज़ तकलीफ दे रही थी आज आपने रो धो के कर ली। अब आपका दिन अच्छा निकलेगा। वाह यार, मोटा हाथी तो निपटा दिया अपन ने, अब तो छोटी छोटी चीज़ें हैं और वो भी अपने आसान सब्जेक्ट हैं तो अपन पढ़ लेंगे। तो कोई सा भी आपका जो वीक एरिया है एक तो वो आइडेंटिफाई कर लो और फिर उसको हाई एनर्जी स्लॉट में करो करो करो। जितना ज़्यादा आप सिलेबस कवर करके जाएंगे ना उतनी ज़्यादा आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो मैं पहले भी इसमें आ गया कि ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवरेज की कोशिश करो, एज पर द सिलेबस पढ़ो और जितना पढ़ सकते हैं, दैट इज़ अगर 50 चैप्टर है तो 50 के 50 चैप्टर पढ़ो। पहले कोशिश करो 80% ऑफ दैट चैप्टर पढ़ो और फिर हो सके तो फिर 100% तक भी आने की कोशिश करो। इससे पहले जो आपका कमज़ोर एरिया, कमज़ोर चैप्टर है उस पर अपन हाई एनर्जी टाइम लगाओ। ठीक है सर, ओके। नेक्स्ट हमारी जो ट्रिप आ रही है वो है लाइक रिविज़न। रिविज़न सर बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप मान के चलिएगा जैसे मैं जब सीए होने जा रहा था तो हमारे यहाँ एक भैया थे जो सीए तो हुए लेकिन उनको काफ़ी प्रयासों के बाद हुए, शायद वो 10वें प्रयास में सीए बने। मतलब उन्होंने 9 बार प्रयास किए, हर 6 महीने में प्रयास का मतलब है 4.5 साल तक वो पेपर देते रहे, हर बार फेल होते रहे, कभी 1 नंबर से कभी 10 नंबर से रह जाते। और जब वो फेल हुए तो मुझे पूछना नहीं चाहिए था, पर मैं चांस लेना नहीं चाहता था। तो मैं उनसे पूछने गया कि मैंने कहा यार भैया आपका कुछ मतलब ऐसा नहीं कहा आप फेल हुए तो क्यों हुए, मैं तो बोला सर मुझे कुछ आइडियाज़ दो। तो उन्होंने बहुत ही जेनरसली मुझे बताया कि यार मैंने खुद ने गलती करी कि मैं पढ़ता खूब था लेकिन बाद में उसको समेट नहीं पाता था, रिवीजन के लिए टाइम नहीं देता था। और मैंने आखिरी के 2-3 प्रयासों में से रिवीजन करना शुरू किया और फिर मैं 10वीं बार में क्रैक कर गया। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप भी ये गलती मत कीजिएगा कि आप कोर्स ही कोर्स करते जाएं, स्टडी मटेरियल पढ़ते जाएं और आखिर में रिवीजन के लिए आपको समय ही ना मिले। ये ठीक मैंने अभी किसी व्हाट्सएप पे कहानी पढ़ी, जल्दी से मैंने कहा ना ये वीडियो बहुत लंबी होनी है, तो उसमें कहानी ये थी कि भाई आप एक बंदे को वरदान मिला कि आप चलते जाइए, जितनी ज़मीन आप नाप लेंगे, आपको एक्स पॉइंट से शुरू करना है, जितनी ज़मीन आप नाप लेंगे उतनी ज़मीन आपकी हो जाएगी, बशर्ते आपको शाम होते होते उस पॉइंट पे वापस रिटर्न होना है जहाँ से आपने चलना शुरू किया था। ठीक है, जहाँ से आपने चलना शुरू किया वहाँ से कहिए चाहिए। अब वो बंदा चलता गया, उसको कायदे से ये करना चाहिए था कि 2 बजे तक शायद चलना चाहिए था, सुबह से लेकर 2 बजे तक चलना चाहिए था और जितनी ज़मीन नप गई फिर 2 बजे से बाद उसे वापस लौट जाना चाहिए था क्योंकि शाम को फिर अंधेरा होने वाला था। ठीक है, लेकिन लालचवश वो क्या कहता रहा कि और ज़मीन ले लूँ, ज़्यादा ज़मीन ले लूँ, इसके लिए शायद वो 4 बजे 5 बजे तक चलता रहा। अब 5 बजे तक जब चलता रहा तब वापस लौटा तो अंधेरा ही हो गया और ज़मीन उसको मिल ही नहीं पाई। अगर आप मेरी बात समझ पाए होंगे तो यही है कि चलता जाऊँ और कर लूँ। अगर आपने रिवीजन ही नहीं किया तो फिर आप चूक जाएंगे सर। तो एक है कि रिवीजन के लिए टाइम आपको ज़रूर रखना है। इसके लिए मैं जो सजेस्ट करता हूँ वो ये रखता हूँ कि 3 अभी आ जाएगा वैसे 3 राउंड सर्किल रहता है। जैसे मान लीजिए कि अगर 12 महीने का समय है तो ऐसे आप 6-4-2 में बांट लीजिए कि पहले मैं 6 महीने में कोर्स करूँगा, फिर मैं 4 महीने में जो पहले पढ़ा है उसका रिवीजन करूँगा और फिर लास्ट के 2 महीने में फिर एक बार रिवीजन करूँगा। तो 6 मंथ, 4 मंथ, 2 मंथ, इस तरह से अपना चलेगा। अगला पॉइंट अपना कहता है दिन में एक बार संस्था और उसका स्थापना वर्ष लिखें, नियम व नियम संख्या लिखें, खाली नक्शे लाके भरें। कुछ चीज़ें क्या होती है जैसे रटने की होती हैं, जैसे मान लीजिए कोई संस्था है वो कब स्थापित हुई, तो आप क्या करें दिन भर में खुद ही ऐसे रैंडमली बैठ जाओ 15 मिनट। आरबीआई स्थापना कब हुई, जैसे मैं कॉमर्स का हूँ तो आरबीआई की स्थापना कब हुई, एसबीआई की स्थापना कब हुई, आईडीबीआई की कब हुई, आईसीआई, एसडीएफसी, ऐसे में लिखता जाऊँगा, डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ, ऐसे में लिखता जाऊँगा ना तो मुझे याद आता रहेगा कि मेरे दिमाग को याद हुआ या नहीं। ठीक है, क्योंकि अपन जब पढ़ते हैं तब तो याद आता है, लेकिन अपन रैंडमली दिन में एक बार सोचा तो क्या होगा, कुछ तो याद आ जाएंगे, कुछ याद नहीं आएंगे। जो याद नहीं आएंगे उसको याद कर लो, फिर कल परसों वापस लिखोगे फिर याद आ जाएगा। या जैसे अपन ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो आप क्या करो, खाली नक्शे लेके आ जाओ, कौन सा जिला कहाँ है, नया वाला। राजस्थान में जिले बहुत तेज़ी से चेंज हो रहे हैं, जब मैं 2023 में वीडियो बना रहा हूँ तो कौन सा जिला कहाँ है आप उस पर खाली नक्शे को भरो, आपको पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से मान लीजिए कुछ नियम है, मान लीजिए हमारे आरएसआर होता है, राजस्थान सर्विस रूल होता है, या कई ऐसे नियम होते हैं, तो आप क्या कीजिए
कोई नियम क्या है, वह उसका नियम संख्या क्या है या उसका प्रपत्र संख्या क्या है, उनको याद कीजिए। यानी कुछ चीज़ें जो रटने की है उनको आप लिख के रटिए। वो बार बार होने से क्या होता है, कुछ लोगों की जो मेमोरी होती है वो फोटोजेनिक मेमोरी होती है, तो जब वो किसी कागज़ पर लिखा हुआ देख लेते हैं ना तो उनकी आइज़ उसको कैप्चर कर लेती हैं, तो फ़ायदा करता है। जो याद करके जाएं उस पर विश्वास करें वही आएगा, और जो छोड़कर जाएं सोच लें कि वो एग्ज़ाम में नहीं आएगा। तो एक होता है ट्रस्ट करना, मतलब ये, इसको मैं दूसरे तरीके से बताऊं, जैसे कुछ लोग किसी डॉक्टर के पास जाते हैं पर जब बाहर इंतज़ार कर रहे होते हैं ना तो सोचते हैं यार ये डॉक्टर अच्छा तो है, पता नहीं अच्छा है नहीं है, इलाज करेगा नहीं करेगा। मैं कहता हूँ इतना डाउट हो ना तो आपको उस डॉक्टर के पास जाना ही नहीं चाहिए। या और जिसको दूसरे शब्दों में कहूँ कि जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो इस विश्वास के साथ जाइएगा कि ये बेस्ट डॉक्टर है और ये मेरे को ठीक कर देगा, और फिर उसके नतीजे भी आएंगे। यानी जब आप किसी चीज़ पे डाउट करते हैं ना तो वो चीज़ गड़बड़ होने लग जाती है। मैं कहता हूँ जितनी इंक्वायरी करनी है आप पहले कर लो। अगर आप किसी कोचिंग सेंटर पे जा रहे हैं तो पहले इंक्वायरी कर लीजिए, फिर एक बार जब चले जाएँ ना फिर उस टीचर पे, उसके प्रोसेस पे, उसके तरीके पे विश्वास कीजिए। ये जो होता है ना कि हम किसी चीज़ को अपना भी रहे होते हैं और उसके ऊपर डाउट भी करते हैं तो फिर रिजल्ट नहीं आते। नतीजे के लिए आपको विश्वास करना होता है। तो इसी तरह जब आप क्वेश्चनों को याद करें तो खुद ही एनालिसिस मत करने लग जाइए कि इतना सिंपल थोड़ा पूछेगा, इतना टफ थोड़ा आएगा। नहीं, आप तो जो क्वेश्चन कर रहे हैं विश्वास के साथ कीजिए कि यही क्वेश्चन आएगा, और जो क्वेश्चन आपसे बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रहा हो आप मान के चलिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ऐसे आप हर क्वेश्चन को ये भी नहीं आएगा ये भी नहीं आएगा करके मैं आलस होने के लिए, आलसी होने के लिए स्कोप नहीं दे रहा हूँ। मैं बस ये कह रहा हूँ कि आप उस दुविधा से निकल जाइए। आप ये किसी क्वेश्चन को करें ये सोच के कि ये तो आएगा नहीं, और जो आपसे आ नहीं रहा आप उसको सोच रहे हैं कि वो आ जाएगा। तो एक मैनिफेस्टेशन करना होता है। या कई बार जैसे आप अगर किसी रोड पे जा रहे हैं और आप एक्सीडेंट ना हो जाए ये सोच के जाएंगे तो सही में एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो आप समझ गए होंगे। क्वेश्चनों को जब मैं कह रहा हूँ कि रिवीजन करें वगैरह, तो क्वेश्चनों को निपटाने के 3 तरीके होते हैं। सबसे अच्छा सुंदर तरीका होता है कि आप उसे कॉन्सेप्ट समझ लें, ये चीज़ क्यों हुई, आप वो कॉन्सेप्ट समझ जाएं। दूसरा तरीका होता है कि आप कोई ट्रिक लगा लें या कोई एक्रोनिम बना लें, अभी मैं बताऊंगा कैसे, तो वो कर लें। और तीसरा तरीका है कि ना तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना ट्रिक समझ में आ रहा है, या उसका कोई ट्रिक व्रिक हो ही नहीं सकता, जो है सो है। तो जैसे मान लो जी कोई नियम है तो उसका नियम संख्या ये है तो है सो है, तो आप उसको रट्टा लगा कर याद कर लीजिए। तो यही तरीके हैं। अब आप बस जब याद करें तो पक्के से याद करें, ध्यान लगा कर याद करें, इस बात की चिंता ना करें कि मौके पे मुझे याद आएगा या नहीं। तो कई लोग क्या होते हैं इस गलत फहमी में भी होते हैं कि सर एग्ज़ाम तो हमारा अगले मार्च में है, अभी तो हम सितंबर में खड़े हैं, सर मैं सितंबर में याद करूँगा तो मेरे को मार्च में याद थोड़ा ना आएगा। तो इसका मतलब तो ये है कि सप्ते को मार्च में महीने में याद करना चाहिए, फिर तो 15 दिन में ही कोर्स कर लियो। ऐसा नहीं होता है। आप अपने दिमाग की काबिलियत को कम करके आंकते हैं। एक बार आपने उसे अच्छे से याद कर लिया ना तो वो याद हो जाता है। हालांकि अगर एग्ज़ाम से पहले रिवीजन हो जाए, जो कि हम करेंगे भी, तब वो चीज़ें बिल्कुल साफ़ हो जाती है। लेकिन साफ़ हो जाती है इन द सेंस क्लियर वापस याद आ जाती है, ठीक है। साफ़ हो जाने का और कोई मतलब नहीं था। आप इसको दूसरे समझते हैं, समझो अपना दिमाग कितना शार्प है। अपन किसी से 5 साल पहले 10 साल पहले मिले हुए होते हैं ना तो उनकी शक्ल देख के याद आता है यार उनको देखा हुआ है कहीं। तो आपने उस चीज़ को 10 साल पहले याद करने की कोशिश भी नहीं की थी, फिर भी आपके दिमाग ने किसी को देख लिया था तो उसको याद आया था यार ये देखे देखे लग रहे हैं। कोई गाना है, आप देखिए कोई गाना बज जाएगा, अगर आपको सुना हुआ होगा ना तो उसके अंदर के बोल आपको याद आने लग जाएंगे ऑटोमेटिक। आपको पता है इसके बाद ये बजेगा, ट्यून याद हो जाती है। ऐसे न मालूम कितने एग्जाम्पल है। तो जब हमारा दिमाग अवचेतन रूप से, जब हमने कोशिश भी नहीं की, तब भी चीज़ों को कैप्चर कर लेता है। तो अगर आपने किसी चीज़ को मन लगा के याद किया तो इस बात की तो चिंता बिल्कुल ही छोड़ दीजिए कि आपको एन मौके पे याद आएगा या नहीं आएगा। डिस्क्रिप्टिव होगा तो भी उसकी 4-5-6 लाइनें तो आपको याद आ ही जाएंगी, और MCQ होगा तो देखते ही आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जिस मोमेंट पे आप याद करें उस मोमेंट पे बहुत मन लगा के याद करना है। फिर बस आपने उस समय काम अच्छा कर दिया, फिर अब आप दिमाग पे छोड़ दीजिए। अपने आप आपका दिमाग जिस दिन मौका पड़ेगा उस दिन सही चीज़ लाके आपके सामने ऑटोमेटिक रख देगा। तो अपने आप पे डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, अभी पढ़ूंगा कौन सा मुझे एग्ज़ाम के दिन याद ही आ जाएगा। नकारात्मक बात करो ही मत, दिमाग पे डाउट करो ही मत। डाउट करोगे तो फिर दिमाग वैसे ही रिजल्ट देगा, ठीक है।
निरंतर सुधार, निरंतर सुधार, हमेशा याद रखिएगा, इम्प्रूवमेंट का हमेशा स्कोप होता है। तो आप एक बार में कोर्स निपटाइए, दूसरी बार में और टफ टाइप ऑफ क्वेश्चन या एडवांस लेवल ऑफ क्वेश्चन कीजिए, सुधार करते जाइए, अपना लेवल बढ़ाते जाइए। इसके बाद है त्रिस्तरीय दोहरान। मैंने बता ही दिया आपको कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास 12 महीने का समय है तो पहले मैं 6 महीने में कोर्स निपटाऊंगा, फिर 4 महीने में उसको दोहराऊंगा वीक एरियाज़ को कवर करते हुए, फिर 2 महीने में मैं फाइनल रिवीजन दूंगा। ऐसे जितने भी महीने आपके पास हैं, त्रिस्तरीय रिवीजन होने पे आपका बहुत पक्का काम हो जाता है, कंफर्म हो जाता है। प्रयासों में बदलाव लाइए, धार लाइए। तो कई बार क्या होता है कि अपन मान लीजिए किसी एक बुक से पढ़ रहे हैं, ठीक है, और फिर बुक से पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन जब सैम्पल पेपर्स लगाते हैं या मॉडल पेपर लगाते हैं तो अपने लगते ही नहीं है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपको किसी और बुक से भी पढ़ने की ज़रूरत है, या अभी और डीप डाइव करने की ज़रूरत है, अभी बहुत गहराई से अंदर से पढ़ने की ज़रूरत है। तो प्रयासों में बदलाव लाइए। यानी सैम्पल पेपर और रिवीजन पेपर पे मेरा बहुत ज़ोर रहता है, वो देने से ही आपको पता लगता है कि आपकी तैयारी सही दिशा में चल रही है या सही दिशा में नहीं चल रही है। फिर ज़रूरत के हिसाब से आपको एडजस्ट करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। अगला टिप आ रहा है और ये है 8वां, देखिएगा क्या है, ये है फोकस। अब फोकस का क्या मतलब है? फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेसफुल। वेल, एक चीज़ को पकड़िए, जो विवेकानंद जी वाली लाइन है ना, कि एक विचार को पकड़िए, उसे ही अपने मसल में, नर्व्स में शामिल हो जाने दीजिए, उसी को सोचिए, उसी को गुनिए, उसी को करिए, ठीक है। सो फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेसफुल। तो बहुत सारे लोग क्या अप्रोच करते हैं ना, वो ये कहते हैं कि ना मैंने तो इसका भी फॉर्म भर रखा है, उसका भी फॉर्म भर रखा है, ये भी दे आता हूँ। तो मेरा इससे एक स्टूडेंट है, वो एक समय में मान लीजिए नेट की तैयारी भी कर रहा है, वो फर्स्ट ग्रेड के भी एग्ज़ाम दे रहा है, ऐसे वो डिफरेंट एग्ज़ाम दिए जा रहा है, और लगभग हर तरह के एग्ज़ाम दे रहा है, पब्लिक, प्राइवेट, गवर्नमेंट, हर तरह के एग्ज़ाम वो दे रहा है। देखिए, अगर 50-60% सिलेबस किसी दो एग्ज़ाम्स का एक जैसा है तो शायद ये अप्रोच अच्छी हो सकती है कि दोनों पेपर साथ साथ तो होने नहीं है, तो कॉमन पार्ट पहले पढ़ लिया जाए और फिर पहले जिसका एग्ज़ाम आ जाए उसकी तैयारी कर ली जाए। तो इतना तो हर कोई समझता है। लेकिन आप बेवजह दो ऐसी नावों में सवार हो रहे हैं कि एक तो लेफ़्ट साइड में जा रही है, एक राइट साइड में जा रही है, और आप उन दोनों नावों पे सवार होने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ नहीं होगा, आप कंफर्म डूबेंगे ही डूबेंगे। तो आपको सोच लेना है कि मैं RAs का भी दे आता हूँ, इसका भी फ्री दे आता हूँ। आजकल तो पता चला है गहलोत साहब ने बसें भी फ्री कर रखी है। अब तो सुन रहे हैं कि एक बार रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो फिर अगली बार एग्ज़ाम भी नहीं देना पड़ता, मतलब एग्ज़ाम फीस वापस से नहीं लगती। ऐसे आप बेवकूफ़ी मत कीजिए। एक बार में आप एक कोर्स पकड़िए, पहले आप सोच लीजिए कि मेरे को कौन सा एग्ज़ाम लगाना है और दबा के उसकी तैयारी कीजिए। ये बैकअप प्लान होना, प्लान बी होना, ये सही है, लेकिन पहले आप फुल टू फोकस होके एक ही एग्ज़ाम को क्रैक कीजिए, उसी पे लगाइए। एक और बात समझ लीजिए, जब आप फोकस होते हैं किसी भी चीज़ पे तो आपको अपनों को नाराज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अब मेरी जो इस बात है वो हर तरह के स्टूडेंट सुन रहे हैं। शादीशुदा भी हो सकते हैं, गैर शादीशुदा भी हो सकते हैं। तो अब आपका शादीशुदा है मान लीजिए, तो आपको अपने जीवन साथी को भी समय देना होता है, लेकिन अब एग्ज़ाम भी है, तो आपको सर उनकी थोड़ी बहुत नाराज़गी मोल लेनी पड़ेगी। थोड़ी बहुत हो सकता है डांटी खानी पड़ेगी, या थोड़ा बहुत उनके ऊपर कम ध्यान देना पड़ेगा। आपका मन करता होगा उनको समय दें, अटेंशन दें, टाइम दें, सेवा करें, लेकिन कई बार आपको अगर समझदार जीवन साथी होगा तो उसको आप समझा ही दीजिए, नहीं तो आप उसकी नाराज़गी मोल भी ले लीजिए। कोई बात नहीं, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद जब आप एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे तो वही आपको टोपी पहनाएंगे, वही आपको माला पहनाएंगे, वही पूरे गांव में जाके लड्डू भी बांटेंगे। तो थोड़े समय के लिए नाराज़गी है तो वो समझ जाएंगे। तो आप खुद को बहुत अपराधी महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। या अगर आप गैर शादीशुदा भी हैं तो थोड़े दिनों के लिए आपको हो सकता है अपने दोस्तों को नाराज़ करना पड़े, किसी दोस्त के बर्थडे में आप ना जा पाएँ, क्या ही फ़र्क पड़ता है सर? हर चीज़ से फ़र्क पड़ता है। जब आप 2 घंटे दोस्त की बर्थडे पार्टी एंजॉय करना जाते हैं, मगर मैं कहता हूँ आप पढ़ चुके हैं बहुत सारा, तो चले जाएं,
एक फॉर अ चेंज के लिए, मूड चिल करने के लिए। लेकिन पड़ोस के घर में शादी हो रही है और आप 3 दिन उनकी शादी में काम कर रहे हैं, आपके दूर दराज के किसी की डेथ हो गई, आप उसके जा रहे हैं, और हर दिन जो आप पढ़ाई से चुराते हैं वो कहीं ना कहीं और लगाते हैं, तो पढ़ाई में से दिन कटता ही है। और एक मैं आपको बिल्कुल सिंपल बात बताता हूँ, पढ़ने का एक बहाना होता है और नहीं पढ़ने के 1000 बहाने होते हैं। अगर आपको नहीं पढ़ना है ना तो आपको बहुत सारे काम दिख जाएंगे। आपको मम्मी बोलेगी सब्जी ले आ, और आप खुशी खुशी सब्जी लेने चले जाएंगे, तो आपको बोलेगा मैं काम ही तो कर रहा हूँ। सर आप काम नहीं कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन इसका इक्वल टू मतलब ये है कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। हमेशा याद रखिएगा कि जब आप किसी चीज़ को हाँ कहते हैं तो उसका मतलब है कि बाकी चीज़ों को आप ना भी कह रहे हैं साइमल्टेनियसली। तो जब आप किसी भी चीज़ को, मूवी चले जाएं 3 घंटे चले जाओ, बगीचे घूम आए 2 घंटे होके आ जाओ, लेकिन वो 3 घंटे और 2 घंटे आपकी पढ़ाई में से कम हो गए। तो क्लियर समझ लीजिए कि जिनका सिलेक्शन होता है और जिनका सिलेक्शन नहीं होता है, उनमें यही 3 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा ये कंपाउंड इफेक्ट होता है। ये हफ्ते का 50 घंटा हो जाता है, क्योंकि दिन भर में आप 5-6 घंटे ख़राब कर दें, लगभग हफ्ते का 50 घंटा हो जाता है। आप महीने का 200 घंटा हो जाता है, और साल भर के 2400 घंटे हो जाते हैं। तो 2400 घंटे में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। पास होने वाला कहीं बहुत आगे निकल हो जाता है, और फेल होने वाला बहुत बड़े मार्जिन से फेल हो जाता है। एक ये है, लुच्चे विचार दिमाग में आए तो पहले उन्हें सोच लें और फिर पढ़ाई करें। जब मैं छोटी एज में था, 18-20 साल वाली एज में था, तो चूंकि हार्मोनल इफेक्ट होता है, आपके दिमाग में हर तरह के थॉट्स आते हैं। तो अगर आपके दिमाग में कुछ भी उल्टे पुल्टे सोच आ रहे हैं तो अब क्या हो रहा है, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे। तो मैंने फिर एक तरीका लगाया बाद के कुछ दिनों में कि मैं पहले वो जो भी दिमाग में आ रहा है, सपोज करो मेरे साथ पता नहीं ऐसा होता है कि मुझे ना गाने गूंजते थे, जो गाने मैंने कभी सुन लिए थे वो गूंजने लग जाते थे, या जो मूवी देख के आया उसका सीन घूमने लग जाता था, और भी दिमाग में कुछ भी आ जाता है, क्योंकि पढ़ते समय तो दिमाग में और 50 ख्याल आते हैं जो वैसे नहीं आते हैं। तो फिर मैंने एक तरीका निकाला कि मैं ना सोचता था कि यार इस चीज़ को सोच लो। मान लो दिमाग में कोई भी फैंटेसी चल रही है तो उस चीज़ को सोच लो, कोई गाना है तो उसको गुनगुना लो पूरा, फिर मन को पूछो हाँ भाई लगे पढ़ाई पे, फिर लगता है पढ़ाई पे, फिर वापस अगर मान लो दिमाग में आ गया तो वापस वो भी सोच लो। तो आप क्या करो, पूरा टाइम उसको अटका के मत रखो। वो दिमाग में अगर थॉट अटका हुआ ही रहेगा ना तो आपको पढ़ने नहीं देगा। आप उस थॉट को पूरा सोच लो, जो भी करना कुराना है वो भी कर लो, और उसके बाद आप पढ़ाई पे लग जाओ। आप समझ गए होंगे, ठीक है। मर्यादा होती है वीडियो की, है ना, वो भंग नहीं करनी है। इसके बाद है, हर 2-3 घंटे बाद मोटिवेशनल सॉन्ग सुनो। ये सर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब मैं तो ये था कि जब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था तो मैं हर शाम को, मतलब रात को जब सोने जाते थे उससे पहले 2-3 मोटिवेशनल गाने सुनता ही था। और बीच बीच में भी जब मैं डीमोटिवेट हो रहा होता था, थक रहा होता था, तो कुछ गाने जैसे चक दे इंडिया के हुए या लक्ष्य मूवी के हुए या ऐसे बहुत सारे हैं। मेरा जो कॉमर्स पॉइंट ऐप है उसके अंदर भी मैंने उसकी प्लेलिस्ट लगा रखी है। और आप तो मोटिवेशनल सॉन्ग्स डालो तो वैसे भी लिस्ट आ जाती है यूट्यूब पे। तो कुछ गाने ऐसे होते हैं जिनसे आपको वापस करंट मिलेगा और आप वापस लगेंगे, वो आप कीजिएगा, ठीक है। मोटिवेशनल वीडियोस और सॉन्ग्स ऐसी चीज़ होते हैं, जैसे कुछ लोग बोलते हैं मोटिवेशनल वीडियोस से क्या होता है, एक बार देखते हैं और बाद में वापस मोटिवेशन चला जाता है। तो कोई बहुत बड़े फिलोसोफर हैं, वो कह के गए हैं कि मोटिवेशनल जो चीज़ें होती हैं ना, सॉन्ग्स, वीडियोस वगैरह वगैरह, ये नहाने के जैसे होती हैं। जैसे अपन नहाते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि एक बार नहा लिया तो जन्मों जन्म के लिए फ्री हो गए, रोज़ ही नहाना पड़ता है, ठीक है, रोज़ ही क्लेंजिंग करनी पड़ती है। उसी तरह से आपको ये मोटिवेशनल सॉन्ग्स या मोटिवेशनल वीडियोस टाइम टू टाइम, जब भी आप थोड़ा लेवल नीचे जा रहा हो, आप इनको सुन लीजिए। अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या होती है, कुछ लोग उनको बस ये करने में मजा आने लग जाता है। मोटिवेशनल सॉन्ग और मोटिवेशनल वीडियोस के बाद मेन काम धंधे पे लगना है, तो कुछ लोगों को बस उसी में मजा आने लग जाता है। तो एक वीडियो के बाद दूसरा, और संदीप माहेश्वरी के बाद और हर्षवर्धन जैन और पता नहीं किन किन के सुनने लग जाएंगे, बस वही सुनते रहेंगे। तो खाली सुनना नहीं है, वो आपको एक किक स्टार्ट देंगे, फिर आपको गाड़ी चलानी भी है, ठीक है। किक मिल गई, अब आपको काम पे लगना है, ठीक है। मेन इंटरनल कॉन्फिडेंस आपको जैसे जैसे तैयारी होगी उसी के साथ ही आएगा। केवल ऐसे, अब इसके बाद एक और है, केवल ऐसे दोस्तों, रिश्तेदारों, घर वालों से बात करो जो पॉजिटिव या न्यूट्रल बातें करें, बाकी सबको टाटा गुड बाय, राहुल गांधी स्टाइल। बिल्कुल सिंपल समझ लो। अगर आप जहाँ देखो, आप हो और आपके आसपास एक माहौल है, उस माहौल में बहुत क्लोज सर्कल में आपके परिवार वाले होते हैं, थोड़ा सर्कल बड़ा हो तो रिश्तेदार होते हैं, और आपके दोस्त यार होते हैं, और थोड़े मोहल्ले समाज वाले होते हैं।
अगर वो आपसे ढंग की पॉजिटिव बात कर रहे हैं कि अच्छा अरे वाह बेटा इसकी तैयारी कर रहा है, करो करो यार बढ़िया है, या न्यूट्रल बातें कर रहे हैं कैसा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, ठीक है, उल्टी पुल्टी बात करें, अरे यार इसका क्या है, तेरा क्या होना जाना है, पागल है क्या, आगे आगे कितने ही लोगों का नहीं है, कोई भी नेगेटिव बातें करे अगली बार आप उसकी तरफ देखो ही मत। नमस्ते राम राम करे, करनी ही नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खूब आबादी है, 7 अरब की आबादी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 25-50 लोगों से कुट्टी हो जाती है, बात नहीं करनी तो नहीं करनी, बात उसी से करनी, या तो न्यूट्रल बातें करे या पॉजिटिव बातें करे, चाहे वो दोस्त हो कितना ही क्लोज वन हो। आपका खुद का मन भी आपसे उल्टी बातें करे तो अपने मन को डांट टपट के चुप करा दो बस, ठीक है। ऊंधी बात सुननी ही नहीं है। अपन ने किसी से कोई कर्जा नहीं ले रखा है कि अपने को किसी की फालतू बात या उसके दिमाग का कचरा या उसकी असफलता, वो फेल हुआ होगा, उसकी औलाद फेल हुई होगी, कुछ भी हुआ होगा, वो शायद एक फैक्ट भी बता रहा हो, लेकिन अगर वो अपने को नेगेटिव, अगर वो अपने अंदर प्लस नहीं कर रहा तो अपने लिए वो मतलब का नहीं है। जो चीज़ अगर कोई फैक्ट, जैसे अगर मान लो कि जैसे कोरोना जब आया था ना, तो अगर कोई कोरोना के फालतू के आंकड़े बता रहा है, शायद वो सच्चाई बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर एंड में उससे हमें डर लग रहा है तो मैं कहता हूँ उससे बढ़िया तो अनजान होना ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है, उससे अनजान होना ज़्यादा बढ़िया है। इतना तो हमें भी पता चलता है कि सावधानी भरे बोल क्या होते हैं, हौसला बढ़ाने वाले बोल क्या होते हैं, सामान्य जानकारी क्या होती है और डराना क्या होता है, तो हमें वो गैप करना आना चाहिए। तो अगर कोई भी चीज़ जो आपके कॉन्फिडेंस को लो कर रही है, जस्ट डिस्कार्ड इट, भूल जाओ उसको, नहीं सुननी अपने को बात। होता होगा, हम जीतने के लिए बने हैं, जीतने का पूरा प्रयास करेंगे, बाकी नसीब है, ठीक है। विलंबित संतुष्टि, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। बहुत सारी कहानियों में मुझे एक कहानी बहुत ज़्यादा पसंद है और वो है पैरेबल ऑफ पाइपलाइंस की कहानी। आपने भी सुनी होगी, नहीं तो ज़रूर सुनने और पढ़ने जैसी कहानी है, जिसमें एक गांव होता है, उस गांव में 2 आदमी होते हैं और उस गांव में पानी की कमी होती है और दूसरे गांव में बहुत पानी होता है। तो एक ये ऑफ़र होती है कि आप वहाँ से एक पानी की बाल्टी अगर भर के लाते हैं तो आपको 50 रुपये दिए जाएंगे। तो पहला दोस्त, जिसका नाम ए रख लेते हैं, वो 2 बाल्टियाँ उठाता, भर के लाता, 100 रुपये मिलते, फिर बाल्टी 2 लेके जाता, दूसरे गांव से भर के आता, 2-4 किलोमीटर चल के आता, फिर 100 रुपये मिलते और इस तरह से वो करता जाता। दूसरे दोस्त ने कहा यार ऐसे तो मैं कब तक बाल्टियाँ भरूँगा, और वो पाइपलाइन बिछाने की कोशिश करता है। ऑब्वियस सी बात है, एक दिन में तो बिछेगी नहीं। तो एक दोस्त तो क्या होता है, इंस्टेंट पैसे कमा रहा है, तुरंत पैसे कमा रहा है, इधर बाल्टी लाई, इधर खाली करी, पैसे मिले, रोज के 500 रुपये, 1000 रुपये वो कमा के जा रहा है। दूसरा दोस्त बस चुपचाप बस पाइपलाइन बिछाने की कोशिश कर रहा है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, मान लेते हैं 5 साल में वो पाइपलाइन बिछा लेता है। लेकिन इसके बाद क्या होगा, इसके बाद उसके बाद अगले 50 साल तक या 500 साल तक बिना काम किए पैसा लगातार आता रहेगा। समझ गए, ठीक है, यही बात है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी तुरंत कुछ मिल जाए। आप कभी गौर किया, आपको मूवी, OTT प्लेटफॉर्म, अखबार पढ़ना, गॉसिपिंग करना, ये सब अच्छा क्यों लगता है? उसमें आपको जो मज़ा है ना, वो इंस्टेंट मिल जाता है। इधर पिक्चर देखिए, जो भी मज़ा आना है तुरंत आ जाता है। इंस्टा, फेसबुक पे जो भी देखना है तुरंत मज़ा आना होता है, तुरंत आ जाता है, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं होता। पढ़ाई वढ़ाई के साथ क्या तकलीफ है, इसमें अपन कर क्यों रहे हैं, मिल क्या रहा है, कुछ नहीं, पागल की तरह पढ़े जा रहे हैं, बाकी लोग मौज मस्ती कर रहे हैं, अपन पढ़े जा रहे हैं, मिल कुछ नहीं रहा। पता नहीं कब एग्ज़ाम होगा, पता नहीं कब रिजल्ट आएगा, हमारा आएगा भी नहीं आएगा, तो आप एक अंधेरी पुलिया से चलते जा रहे हो। लेकिन अगर आप विश्वास के साथ चलोगे तो जब उसके साथ उससे मिलेगा तब आपको खूब मिलेगा, मिलता रहेगा, हमेशा मिलता रहेगा। जो आपकी तो एक लाइन होती है, अगर आप कोई धंधा जमा लेते हो तो पूरे जीवन भर वहाँ से पैसा आ सकता है। कोई जॉब पे आ जाते हो तो 30, 35, 35 साल, जितनी आपके 60 ईयर में बचे हैं, आपके पास लगातार पैसा आएगा। तो कुछ लोग क्या होते हैं, सस्ती चीज़ों में पड़ जाते हैं। प्राइवेट जॉब के मैं कतई खिलाफ नहीं हूँ, पर कोई लोग ऐसा भी होता है जिससे प्राइवेट जॉब में एक ऐसी जॉब पकड़ लेते हैं जिसमें कोई तरक्की या गुंजाइश ही नहीं है। बस उनके बाद 8, 10, 15, 20 हज़ार रुपये आने लग जाते हैं, वो उसी से खुश होने लग जाते हैं और बड़े गोल को भूल जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ज़रूरत है तो वो छोटा काम भी करो, लेकिन आप अपने बड़े गोल को या एंड गोल को मत भूलो, ठीक है। तो जो सक्सेस देर से मिलती है वो थोड़ी सी लॉन्ग लास्टिंग और स्थायी भी होती है। तो बड़ी चीज़ें होने में बड़ा समय लगता ही लगता है। आपको छोटी मोटी नौकरी करनी है, छोटा मोटा ही पैसा कमाना है, वो तो आप मंडी जाके कुछ भी काम कर लो, आपको पैसा मिल जाएगा। तो बात अगर आपको मैं समझा पाया
तो अगर कुछ आप बड़ी चीज़ होने देना चाहते हैं ना तो उसमें एक बड़ा समय लगता है। तो आपके अंदर उतना मैंने आगे बताया ना, पेशेंस होना चाहिए, करेज होना चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो उस बड़े गोल को या पाइपलाइन वाले कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखा करो कि तरीका वो करना जिससे फिर हमेशा पैसा आता रहे। थोड़ा सा पैसा आए, अभी आए और फिर बाद में अपने को सोचो, वो आदमी जो पानी की बाल्टियाँ भर भर के ला रहा है तो अभी जवानी में तो ले आएगा, बुढ़ापे में क्या करेगा? वही वाली बात है ना, उस कहानी को आप ज़रूर पढ़ना। इसके बाद 9 टिप्स है ऑथेंटिक बुक्स में सर इन्वेस्ट कीजिए। ये मस्तिष्क है और मस्तिष्क के अंदर किताबें हैं, एक से एक किताबें होती हैं दुनिया में, पर अभी उसको नहीं, आप एकेडमिक्स के अंदर ऑथेंटिक बुक्स पढ़िए, प्रमाणिक किताबों से अध्ययन करें। मतलब हम में से अधिकतर लोग नोट्स मिल जाएं, फ्री के नोट्स मिल जाएं, पेड भी नोट्स मिल जाएं, लेकिन अगर आपके पास समय है ना तो आप ऑथर्स पता करो। क्योंकि देखो, अगर मान लो मैंने नोट्स बनाए तो मैं कैसे बनाऊंगा? जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगेगा मैं उस तरह से बनाऊंगा। खास करके अगर मैं स्टूडेंट रहा तो मुझे जो इम्पोर्टेंट लगेगा मैं बनाऊंगा। आप जब वो नोट्स मुझसे लेंगे ना तो एक तो आपने नोट्स बनाने वाला, एक बात समझ रहे हैं, गौर कर रहे हैं क्या होता है? जब नोट्स बना रहा होता है ना तो वो सारी लाइनें पढ़ रहा होता है और फिर उसमें से कोई लाइन वो लिख लेता है, लेकिन कॉन्शियसली तो उसने एक लाइन लिखी, लेकिन सबकॉन्शियसली उसने 4-5 लाइनें पढ़ ली। लेकिन आपके साथ क्या हुआ? आपने पके पकाए नोट्स लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपने एक लाइन पढ़ी जैसे तैसे। अब किस्मत की बात है कि वही लाइन आ गई तो आपका काम हो गया, लेकिन उस लाइन के आजू बाजू कुछ भी आया तो आपका भला नहीं होगा, लेकिन उसका भला हो जाएगा जिसने नोट्स बनाया, क्योंकि उसने नोट्स बनाने के दौरान बाकी लाइनें भी पढ़ ली थी। बात समझ में आ रही है? समझनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें मैंने कुछ भी नई नहीं बताई हैं, लेकिन ये बेसिक सी चीज़ें हैं जिनको हम भूले जाते हैं। तो इसलिए नोट्स क्या गए हैं, होती कोशिश, अगर बहुत जेनरिक टाइप की चीज़ें हैं तो मैं कह रहा हूँ पके पकाए नोट्स ले लो, लेकिन फिर ऑथेंटिकली खुद भी रीड लगाओ ऑथेंटिक किताबों से, ठीक है, ठीक रहेगा। और दूसरों से नोट्स लेना मैं बताऊँ पता है कैसा है, कि मान लो आपको बुखार हो गई और आपको पता है कि मेरे दोस्त को भी बुखार हुई थी, और फिर आप अपने दोस्त के पास जाएंगे और कहेंगे वो ओए तूने डॉक्टर को दिखाया था ना, तो तेरी बुखार की जो उसने दवाइयाँ लिखी ना वो मुझे दे दे, मैं भी ले आता हूँ। तो आप ऐसा नहीं करते हो, नहीं करते ना, जबकि आपको भी बुखार है उसको भी बुखार है, लेकिन आपको पता है कि हो सकता है उसको बुखार किसी और वजह से हो और आपको बुखार किसी और वजह से है, इसलिए आप डॉक्टर को दिखाते हैं, दिखाना चाहिए और फिर प्रिस्क्रिप्शन लिखवाना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए। वैसा ही है, तो दूसरों के पके पकाए नोट्स का थोड़ा लेवल तक ही इस्तेमाल करो, बाकी फिर आप खुद के नोट्स बनाओ। इसके लिए ऑथेंटिक किताबों से पढ़ाई किया करो। ऑथेंटिक किताबें कौन सी है? तो जो आपके सीनियर्स रहे हैं, जिन्होंने एग्जाम्स क्रैक किए हैं, या जो गुरुजन हैं पढ़ाने वाले, आप किसी जो भी गुरुजन, मैं सच्ची वालों को बोल रहा हूँ, गुरु घंटाल होते हैं उनको नहीं कह रहा हूँ, अगर आप किसी भी ढंग के टीचर से पूछेंगे ना तो वो आपको कभी भी किताबों का नाम बताने में हिचकेगा नहीं। आजकल तो ज्ञान का विपुल भंडार फैला हुआ है, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे खूब सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, आप आराम से जाके बस एक डाल दीजिए कि इसके लिए अच्छे राइटर कौन है, वो आपको बता देंगे और वो किताबें फिर आप लेके आना, पढ़ाई करना। बस 1-2 सलाह और बची हैं। क्या आ रहा है? ये आ रहा होगा रिवीजन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो ये आपको ज़रूर करने हैं। जो पिछले साल में क्वेश्चन पेपर आए हैं उस एग्ज़ाम्स के, वो आपको देख के जाने हैं, जितने हुए हो ना। मैं तो कहूँ कि अगर मान लीजिए मैं 2024 में कोई पेपर देने जा रहा हूँ, उससे पहले वो 2015 में, 12 में, 8 में जब भी हुआ हो, मैं तो वो सारे कर जाता। अगर मैं नेट का एग्ज़ाम लगा रहा हूँ तो नेट में प्रीवियसली जितने पेपर्स हुए हैं कोशिश करता मैं ज़्यादा से ज़्यादा कवर करता और पुराने प्रीवियस पेपर क्वेश्चन कवर करता, क्योंकि अनलेस वो चेंज ना हो गया हो मैटर तो मैं करता। एक सिंपल ट्रिक ये करेंगे, रोज़ 20% समय प्रश्न बैंक में लगाएं। तो अगर आप 10 घंटे रोज़ पढ़ाई करने वाले हैं तो 10 में से 2 घंटे आप क्वेश्चन बैंक की सॉल्व करें। इसमें एक अप्रोच लोग गलती करते हैं, मुझे लगता है गलती करते हैं, वो क्या करते हैं कि ना सर मेरी एक बार पहले पूरी तैयारी हो जाए, मैं मेरा सारा पढ़ लूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन बैंक लगाऊंगा। नहीं, आप जब थोड़ा सा पढ़ लेना, देखिए आप अगर किसी एग्ज़ाम में जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत बेसिक तो आपने पढ़ ही रखा है, बचपन में पढ़ रखा है, क्योंकि बहुत सारा जो सिलेबस होता है वो तो फाउंडेशन कोर्स जैसा ही होता है और कुछ एक चैप्टर्स नए होते हैं, तो आपने पढ़ ही रखा है, तो है ना, इसके लिए मुहूर्त निकालने की ज़रूरत नहीं होती। और मैं कई बार कहता हूँ ना, ये जो क्वेश्चन बैंक लगाने से बच्चे कतराते हैं ना, शायद वो डरते हैं, और ये उनका डर फिर है ना एग्ज़ाम तक बना रहता है। मुझे तो इन द सेंस कि अनजाने क्वेश्चनों में घुसने में ज़्यादा मज़ा आता है। अपन तो सिंपल जाओ, थोड़ी सी जब पढ़ाई कर ली, मान लीजिए आपको 15, 20, 25 दिन हो गए पढ़ते हुए,
ठीक है। एग्ज़ाम मान लीजिए 6 महीने बाद भी है। अब आप क्या करो, आप तो क्वेश्चन बैंक ले आओ और उसके लगाने शुरू कर दो। तो क्या होगा कि सर मेरे अभी तो सारे चैप्टर तैयार ही नहीं हुए, तो कोई बात नहीं, 10 क्वेश्चनों में से 5 तुझे आ रहे होंगे, 5 तुझे नहीं आ रहे होंगे, तो देखो लेकिन उससे आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं। तो जब आप उस चैप्टर में पहुंचेंगे ना, तो आप उस चैप्टर को उसी अप्रोच से याद करेंगे। आप नहीं समझोगे, मैं वापस बोलता हूँ। आप 10 क्वेश्चन करेंगे, 5 क्वेश्चन आपको आते होंगे तो पता चल गया कि हाँ भाई मैंने सही तरीके से याद किए या नहीं किए। और 5 क्वेश्चन जो अनदेखे अनजाने से आए हैं ना, उनके लिए आपको पता लग जाएगा हाउ टू रीड दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस। किसी चैप्टर में किस गहराई तक के क्वेश्चंस आते हैं आपको उसका अंदाज़ा लग जाएगा। इसलिए आपको कम से कम 20% समय अपना क्वेश्चन बैंक में लगाना चाहिए। प्रश्नों को हल करके कमज़ोर क्षेत्र पता करें और उसे मजबूत करें। मैं क्लियर बात बताता हूँ, हो सकता है मेरी कई बातें रिपीट हो रही हूँ, बट एनीवेज मैं मेरी तरफ से कुछ भी बाकी नहीं छोड़ना चाहता। जब ये वीडियो लंबी हो ही गई है तो होने दो लंबी। मान लीजिए 100 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किए और 100 में से 80 क्वेश्चन मुझे आ गए और 20 क्वेश्चन मुझे नहीं आए या गलत हो गए। मैं सच बताऊं, मेरे को वो 80 क्वेश्चन खुशी नहीं देते, उससे ज़्यादा मुझे वो 20 क्वेश्चन खुशी देते हैं जो मुझसे नहीं हुए। क्योंकि समय रहते एग्ज़ाम से पहले ही वो क्वेश्चन मेरी नज़र में आ गए, मुझे पता लग गया कि अच्छा ये क्वेश्चन तो मुझे आता ही नहीं है, ये क्वेश्चन तो मैंने देखा ही नहीं, इसको तो मैंने कभी अटैम्प्ट ही नहीं किया। और वो मैं अब उसे फटाफट कहीं पे नोट कर लूँगा और फटाफट उस अनकवर्ड एरिया को कवर कर दूंगा। तो अगली बार के लिए मेरी कवरेज और बढ़ गई। जो 80 क्वेश्चन आए हैं वो अच्छी बात है, लेकिन उससे मुझे कुछ हासिल नहीं होता। मेरे को सिखाता कौन है, मेरी नॉलेज इनहेंस कौन करता है, बढ़ाता कौन है? वो क्वेश्चन जो मेरे गलत हुए या जो मुझसे छूट गए। तो इसीलिए जब आप क्वेश्चन पेपर लगाते हैं तो आपको अपने वीक एरियाज पता लगते हैं, अनकवर्ड एरियाज पता लगते हैं और आप अपना कवरेज बढ़ा पाते हैं और अपने आप को मजबूत कर पाते हैं। ठीक है, इसके बाद आ रही हैं कुछ बोनस टिप्स। तो वैसे तो 10 टिप का ही वादा किया था, लेकिन कुछ बोनस टिप्स हैं और मैंने कहा ना कि मैं चूकना नहीं चाहता या कुछ भी कमी नहीं रखना चाहता। तो आपको प्रश्न छोड़ने आने चाहिए, अर्थात जो आपको अभी ही याद नहीं हो रहे तो बाद में क्या याद होंगे। मान लीजिए ये बेसिकली जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं। देखिए, पढ़ाई करो ये कहना आसान है, पर जो पढ़ाई करता है उसको भी पता होता है कि चीज़ें इतनी आसान नहीं होती, और ख़ास करके वो चीज़ जो समझ में ही नहीं आ रही हो तो वो याद भी नहीं हो पाती। तो आपके अंदर इतना गुर्दा होना चाहिए, इतनी ताकत होनी चाहिए कि अगर कोई क्वेश्चन है बार बार कोशिश करने के बाद भी आपको याद नहीं हो रहा, तो फिर आपके अंदर हिम्मत हो रही है कि मैं इसको नहीं कर रहा, अब एग्ज़ाम में आएगा भी तो मैं इसको छोड़ दूंगा, दैट्स इट। क्योंकि अभी ही आपके पल्ले नहीं पड़ रहा, यानी जब अभी आपका खूब समय है, आपने हर तरह से कोशिश कर ली, आपको नहीं याद हो रहा तो छोड़ दो, लीव इट, कोई बात नहीं। अगर आए एग्ज़ाम में, मान के चलो नहीं आएगा तो छोड़ देंगे। अपन अपना जो कहें एनर्जी है वो उन क्वेश्चनों पर लगाएंगे जो अपन कर सकते हैं। ठीक है, और फिर जब हम बार बार किसी क्वेश्चन को पढ़ते हैं ना, फिर भले अपन उनको छोड़ भी देना तो थोड़ा बहुत तो आपको याद रह ही जाता है। तो बाय द वे आ गया तो थोड़ा बहुत तो आप वैसे भी लिख दोगे, तो पूरा नहीं लिख पाने की गिल्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो याद नहीं हो रहा तो लीव इट। एक है जोड़े से याद कीजिए, एग्जाम्पल WTO का स्थापना वर्ष है, तो जैसे मान लीजिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब स्थापित हुआ, आप ये याद कर रहे हैं, तो आप IMF कब स्थापित हुआ ये भी याद कर लीजिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना का स्लोगन ये था, तो हाथों हाथ दिमाग को कमांड दीजिए 7वीं का क्या था। तो इससे क्या होगा, आपको चीज़ें ज़्यादा याद होंगी और जोड़े से याद होंगी। या इनकम टैक्स अगर कहें व्यक्तियों पे लगता है तो GST लगता है, वस्तुओं स्थापना पे, तो अंतर यानी की डिफरेंसेस की मदद से याद कीजिए या चीज़ों को जोड़े से याद कीजिए, तो आपको ज़्यादा चीज़ें याद होंगी। एक एक्रोनम बनाएंगे या बने बनाए मस्त वाले एक्रोनम यूज़ करेंगे। जैसे एक हमारे इकोनॉमिक्स में होता है कि गरीबी का दुष्चक्र किसने दिया था, तो इसका आंसर है नर्क से करके एक ऑथर हुए थे, उन्होंने गरीबी का दुष्चक्र दिया था। तो ये याद रखना बड़ा आसान हो गया। गरीबी क्या होती है, नर्क जैसी होती है, लाइक अ हेल ऐसी होती है, तो नर्क से ही इसका ऑथर है। या जैसे कभी हम हिस्ट्री पढ़ते थे तो हमारे को सर याद कराते थे कि कौन सी डायनेस्टी पहले आई, तो जैसे उन्होंने एक एक्रोनिम हमें बताया, गुड़ खा तसले में, तो इसमें जो गु वर्ड है तो इससे हो गया गुलाम वंश, खा से हो गया खिलजी वंश, त से हो गया तुगलक वंश, ल से हो गया लोधी वंश, मैं से हो गया मुगल वंश। ये
क्रम है, जिस क्रम में मुगल आतताई आक्रमणकारी अपने देश में आए थे, तो कौन सी डायनेस्टी किस सीक्वेंस में आई, तो उन्होंने हमें एक एक्रोनिम से याद करा दिया। तो आप ऐसे खुद के भी एक्रोनिम बना सकते हैं, किसी और गुरुजी ने बना रखे हों और आपको अच्छे से याद हो रहे हों तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर बात करें तो सब कुछ पढ़ना नहीं है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। हम जब सीए की पढ़ाई करते थे ना, तो हमें हमारे सीनियर्स कहते थे कि पढ़ाई बेटा देख ऐसे करनी है, एक तो अपने को सब कुछ पढ़ना नहीं है, लेकिन ये भी याद रखियो कुछ भी छोड़ना नहीं है। तो ये बहुत ही विरोधाभासी बात है। फिर बोलूँ सब कुछ पढ़ के नहीं जाना और कुछ भी छोड़ के नहीं जाना। तो इसका मतलब मोटे मोटा ये होता था कि आपको जैसे हर चैप्टर है, उस हर चैप्टर का पहले इम्पॉर्टेंट भाग सारा पढ़ लो। यानी हर चैप्टर को पूरा मत पढ़ो, पहले जो उसका इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो बहुत मस्ट नो है, मतलब जो आपको पता होना ही चाहिए, पहले वो याद कर लो। जैसे 50 चैप्टर के मैंने एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, तो पहले 50 चैप्टरों में से हर चैप्टर का मान लो एक या दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर लो। तो क्या आपने क्या किया, सारा नहीं पढ़ा और कुछ भी नहीं छोड़ा, हर चैप्टर को आपने थोड़ा टच किया, उसके क्वेश्चन बैंक लगाओ। फिर आपसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे तो फिर थोड़े से और पढ़ो, फिर प्रश्न बैंक लगाओ। हर बार अपना वीक एरिया कवर करते जाओ, जो दिमाग में बिल्कुल नहीं बैठ रहा उसे छोड़ दो। तो बस ये कीजिए कि पहले राउंड में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए, अगली बार में दूसरे के साथ तीसरा चौथा क्वेश्चन भी कर लिया, फिर एक और राउंड लिया, उसमें 5 छठा क्वेश्चन, यानी जितना आपका समय अलाउ करता है उस तक किया। ठीक है, ये बात इंग्लिश में भी लिखी हुई है। लाल किताब, ब्लैक बुक, मैजिक बुक, सुपर समरी बुक। देखिए एक आपके पास है ना नोट्स की एक खास छोटी सी डायरी होनी चाहिए। एक तो हमारे पास जैसे रजिस्टर होते हैं, और एक है ना बहुत छोटी सी डायरी आप अपने पास रखो। जो चीज़ आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट लग रही है, एक तो आप उसे लिख लो, और एक चीज़ जो आपको इम्पॉर्टेंट लग रही है लेकिन आपको याद नहीं हो रही है, वो आप उसके अंदर लिख लो। तो उसके अंदर दुनिया जहान के नोट्स नहीं लिखने हैं, वो तो आपके पास रजिस्टर में, नोटबुक में लिखे हुए होंगे, लेकिन एक छोटी सी डायरी, कैलेंडर नुमा डायरी अपने पास रखो। वो क्या होता है, देखने में छोटी सी लगती है ना, तो आपको बाद में ऐसा टेंशन नहीं रहेगा कि एग्ज़ाम के दिन आपको सारा देखना है। एग्ज़ाम से मान लीजिए 2 घंटे 3 घंटे पहले आप वो देख लीजिए, हो सकता है उसमें इंपॉर्टेंट ईयर्स हों, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हों, इंपॉर्टेंट ऑथर्स के नाम हो, या कुछ भी जो आपको इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट लगता है ना, और जो आप एंड टाइम पे देखने चाहते हैं, वो आप बना दीजिए। वो आपको बहुत एक कॉन्फिडेंस देगा। तो उसे आप जादू की किताब बोल सकते हैं, ब्लैक बुक बोल सकते हैं, मैजिक बुक बोल सकते हैं, सुपर समरी बुक बोल सकते हैं। 50% पढ़ाई, 30% क्वेश्चन बैंक, 10% वीक एरिया, 10% रिवीजन। एक आध 2 जगह में स्लाइड्स में अलग अलग हो गया है, पर मोटे तौर पे अगर 10 घंटे में पढ़ाई कर रहा हूँ तो मैं 5 घंटे पढ़ाई करूँगा, 3 घंटे में क्वेश्चन बैंक लगाऊंगा, उसी के दौरान मैं 1 घंटा जो वीक एरिया है उसे आइडेंटिफाई करके उन क्वेश्चंस को तैयार करूँगा, और 1 घंटा मैं रिवीजन करूँगा। तो ये एक तरीका हो सकता है, आप अपने दिन भर को इस तरह से बांट सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज भी बांटना है और फिर क्या करना है उस वाइज भी बांटना है। बहुत ज़्यादा ट्रिप्स हो गए हैं, अब आप थकने को होंगे। बता कौन ज़्यादा होशियार है। एक मेरा दोस्त होता था, जब हम छोटी क्लासों में थे, 8वीं 9वीं क्लास में होंगे, और मैं क्लास में फ़र्स्ट आता था जनरली, तो वो मुझे कहता था यार बात बता विश्वजीत, मैं 5 घंटे पढ़ाई करता हूँ और मेरे 50% मार्क्स आते हैं, तू 12 घंटे पढ़ाई करता है और तेरे 80% मार्क्स आते हैं, बता कौन होशियार है। आप बता। वो 5 घंटे पढ़ता है और 50% लाता है, मैं 12 घंटे पढ़ता हूँ, 80% मार्क्स लाता हूँ। तो आप अगर प्रोपोर्शनेटली या मैथ्स के हिसाब से आप उसको देखोगे ना, तो आपको लगेगा वो होशियार है। ऐसा नहीं है। 50% नंबर लाने में ज़्यादा ज़ोर नहीं लगता। 50% के बाद हर एक परसेंटेज लाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। 70% 80% नंबर लाने में भी ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, लेकिन उसके बाद जो एक परसेंट को बढ़ाने में आपकी बहुत ज़्यादा मेहनत लगा करती है। तो ये क्या है, इसमें टिप क्या है, मतलब ये है कि जैसे अगर मान लो 300 का कोई पेपर है, तो 200 नंबर है ना, 300 में से 200 कोई भी ले आता है। सच बता रहा हूँ मैं, गिले गधे 300 में से 200 कोई भी ले आता है, लेकिन ज़ोर पड़ता है 210 लाने में, फिर 220 लाने में, 230 लाने में, 240 लाने में। तो मैं क्या कह रहा हूँ, आपको भीड़ से अलग कौन करेगा, आपको मेरिट में कौन लाएगा, वो एक्स्ट्रा मार्क्स, और उनको लाने में ज़ोर लगता है, ज़ोर लगाना चाहिए। ठीक है। अहंकार, क्रोध, प्रमाद, रोग और आलस्य, इन 5 कारणों से व्यक्ति शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकता। तो अगर कोई व्यक्ति बहुत गुस्से वाला है, घमंडी है, लापरवाह है,
बीमार है या आलसी है तो वो शिक्षा नहीं ले सकता। तो अगर आप में पांचों में से कोई सी भी एक चीज़ है ना, कौन पढ़ेगा, अरे इसको तो मैं देख लूँगा, इसकी ऐसी की तैसी, ये सिखाएगा क्या अपने को, ये जो अकड़ है ना, अकड़ लेके आप नहीं कर सकते। आप हमेशा जो सीखते हो ना वो गर्दन झुका के ही सीख सकते हो। तो बहुत ज़्यादा अकड़ाई में या बहुत ज़्यादा टर्राई में आप चीज़ों को नहीं सीख सकते। आपको विनीत होना पड़ेगा, आपको नम्र होना पड़ेगा, तो ही आप चीज़ों को सीख सकते हैं। और अगर आप किसी से सीख रहे हैं तो मान के चलिए कि उसको आपसे ज़्यादा आता होगा और उसे आप रिस्पेक्ट दीजिए। जो वो सिखाने की कोशिश कर रहा है उसे सीखिए। बीमार मत रहिए, थके थके से, सोए से, उनिंदे से मत रहिए। अलर्ट रहिए, एक्टिव रहिए, पढ़ाई कीजिए, चीज़ों को हल्के में मत लीजिए, ठीक है। और आलसी बिल्कुल मत बनिए। चयन सरल प्रश्नों से नहीं होता, 4-5 टफ प्रश्नों से होता है, जिन्हें कोई नहीं कर पाता और जिन्हें हम करके आएंगे तो ही हमारा सिलेक्शन होगा। तो मैं जो बात कह रहा था ना कि 300 में से 200 क्वेश्चन है, तो वो जनरली इतने 300 में से 200 नंबर मान लीजिए हर कोई ले आता है। तो हर कोई जितने ले आता है उतने से अपनी बात नहीं बनेगी। तो मैं आपको एग्ज़ाम क्रैक करने की टिप बता रहा हूँ। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस तो एक्स्ट्रा या 200 से ज़्यादा आपको करने पड़ेंगे, और वह तभी कर पाएंगे जब आपने तैयारी भी थोड़ी ज़्यादा की हो, ठीक है ना। केवल चाहने भर से या पता होने भर से काम नहीं चलेगा। आपको पहले ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी पड़ेगी और फिर उन टफ क्वेश्चनों को करके उनको सॉल्व करके आना पड़ेगा, तब जाके भीड़ में से ज़्यादा नंबर आपके आएंगे, ठीक है जी। सो इसी के साथ शो का अंत होता है। बहुत धन्यवाद। अब एक आखिरी बात सुनिए, ये निदा फाजली साहब की शायरी है। कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख, रास्ता भी चुन, फिर इसके बाद थोड़ा मुकद्दर तलाश कर। इसका क्या मतलब है? देखो, कोशिश भी कर, फॉर्म भरा है, फाइट कर रहे हो, अब ज़ोरदार फाइट करो, कोशिश करो, फिर मन में एक विश्वास भी रखो, दुनिया है तो ऊपर भगवान भी है, हाथ है, किस्मत है, लकीरें हैं, संयोग भी है, उम्मीद रखिए आपका भी कुछ होगा। रास्ता भी चुन ये पहले होना चाहिए। सोच लीजिए आपको किस डायरेक्शन में जाना है, किस एग्ज़ाम को आप अपने दिल के नज़दीक पाते हैं। रास्ता चुन ले, कोशिश कर, उम्मीद रख, और इसके बाद थोड़ा मुकद्दर तलाश कर। भगवान आपकी भी सुनेगा, जिसमें भी आप मानते हैं, जिस भी सुप्रीम पावर में आप मानते हैं, समय आने पे वो आपकी ज़रूर सुनेगा। आप जिस चीज़ के लिए बने हैं वो चीज़ होके रहेगी। अपनी तरफ से कमी नहीं रखनी चाहिए। ज़ोरदार फाइट दीजिए, हारे जीत की चिंता मत कीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है फाइट करना। मैच होते हैं ना, दोनों टीमें जानती हैं कि आज एक टीम जीतेगी, एक चीज़ हारेगी। अगर वो फाइट करते हुए हारते हैं ना, तो दे विल नॉट कॉल्ड एज लूज़र्स। हार गए कहा जाएगा, लेकिन वो लूज़र्स नहीं है, उन्होंने फाइट किया, ठीक है। छिछोरे करके मूवी है, ज़रूर देखिएगा, फिर आप कभी लाइफ में लूज़र्स नहीं रहेंगे। होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको पसंद आया लाइक कीजिए, कोई सलाह बहुत अच्छी लगी हो नीचे कमेंट कीजिए, कोई बात मेरी बुरी लगी हो तो नीचे कमेंट कीजिए। अपने छोटे बड़ों के साथ जो पढ़ाई में हैं, ठीक है, और कुछ करने की इच्छा रखते हैं, उनके साथ वीडियो शेयर कीजिएगा। कॉमर्स के मैं खूब सारे वीडियोस बनाते रहता हूँ, ये तो मैंने आज ऐसे ही मन से बना दिया वीडियो। और बाकी कॉमर्स के तो खूब सारे वीडियोस अवेलेबल हैं ही हैं। हमारा एक कॉमर्स पॉइंट नाम से ऐप भी है, वो ऐप आप डाउनलोड कर लो। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फ्री में, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में, यानी बहुत सारा कंटेंट आपको फ्री में ही मिल सकता है। फ़ायदा लेना चाहे तो लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।